में ही सो गई थी। डॉन बाहर सोफे पे सोया हुआ था, पर सुबह जब डॉन ने खुद को अपने बेड पर पाया तो वो चौंक गया, और उससे भी ज्यादा इसीलिए चौंक गया क्योंकि सेरा उसके पास लेटी हुई थी और उसके ऊपर हाथ डाल रही थी। इतने में फोन बजता है तो वो कॉल कट करने के बजाय कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच सेरा फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है और तब उसकी आंख खुल जाती है। वो होती है डॉन के ऊपर लेटी हुई, और ये देखकर वो बौखला जाती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। अब पार्ट 6 की शुरुआत में वो शॉक होकर बेड छोड़कर भागती है और पूछती है ये क्या हो रहा है। डॉन कहता है देखो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बाहर सोया हुआ था लेकिन सुबह देखा तो यहाँ पर पड़ा हुआ था, शायद रात को पानी पीने गया था और आधी नींद में मैं यहीं पर आ गया। सेरा कहती है क्या तुम श्योर हो कि कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था? हाँ, मैं और तुम्हारे साथ कभी नहीं। कैसी बातें कर रही हो, मैं उस टाइप का आदमी थोड़ी हूँ। फिर भी दोनों को बड़ा अजीब फील होता है। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। असल में डॉन के कमरे से ऑफिस जाने का एक सीक्रेट दरवाजा है और उसी के जरिए दोनों ऑफिस जाते हैं। सेरा को चुपके से उसके केबिन में भेजकर डॉन मुड़ता है तो वहाँ पर उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है। वो चौंक कर पूछता है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच था? हाँ सच था, अब देख ही लिया है तो आगे बताओ चलो क्या काम है। बट सेक्रेटरी कहता है कि सुबह मैंने आपको कॉल किया था और आपने अटेंड भी किया, तब मैंने एक लड़की की चीख सुनी थी, तो क्या वो लड़की सेरा ही थी? और क्या उसी ने आपकी ब्लाइंड डेट को भगाया था? सर मैंने तो सोचा था कि आप दूसरों से अलग हो, पर अब पता चला कि आप भी बाकियों की तरह हो। डॉन कहता है अबे लेक्चर देना बंद कर दे और काम बता क्या है। तो सेक्रेटरी उसको एक रिपोर्ट दिखाता है। दोस्तों पिछले पार्ट में दिखाया गया था कि कोई कंपनी के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहा है। केनेथ के खिलाफ जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया और उसे ऐसे पोस्ट किया था जैसे कि मैनेजर माइकल ने भेजा हो, लेकिन ये किसने किया वो फिलहाल नहीं पता चलता। और ये माइकल केनेथ का मैनेजर है दोस्तों, जिससे केनेथ ने कोई रिस्क वाला काम करने को कहा था। तो अब सेक्रेटरी कहता है कि मैंने उस रिपोर्ट को डिलीट तो कर दिया है, पर फिर भी कल रात को पोस्ट किया गया था। मुझे लगता है कि कई लोगों को रिपोर्ट मिल चुका होगा। डॉन चौंक जाता है और कहता है कि तुरंत माइकल को बुलाओ। सर बुलाएं कैसे, वो फोन नहीं उठा रहा, न जाने कहाँ चले गया। डॉन की घबराहट और बढ़ जाती है कि ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी। वो तुरंत फ्रेड को कॉल करके सीसीटीवी कैमरास चेक करने को कहता है। वो चेक करके पता लगाता है कि माइकल ऑफिस से बाहर गया ही नहीं, वो जरूर कंपनी के ही अंदर है। लेकिन सवाल यह है कि वो केनेथ के लिए काम करता है, फिर उसके खिलाफ ऐसा रिपोर्ट क्यों पोस्ट करेगा वो? डॉन इसी कंफ्यूजन में होता है। दूसरी ओर केनेथ ऑफिस आ रहा होता है और अब उसे पता चल चुका है कि सेरा डॉन के लिए काम कर रही है, और अभी उसको ऐसा लगता है कि उसने सेरा को पहले भी कहीं देखा है। और तब वो अपना फोन पर सेरा की वो फोटो देखता है जब वो क्लब में मॉडल बनकर आई थी। बस वो समझ जाता है कि सेरा उसे कई दिनों से फॉलो कर रही है। डॉन सेरा को कॉल करके आगाह कर देता है कि केनेथ को तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, आराम से रहना, जल्दी वहाँ से बच निकलो। सेरा तुरंत वहाँ से निकल जाती है, लेकिन केनेथ उसको देखकर उसका पीछा करने लगता है। सेरा तेज चलती है और एक जगह पे गायब। असल में वहाँ डॉन हाउसकीपर के यूनिफॉर्म में एक ट्रॉली ले जा रहा होता है। केनेथ पूछता है तुमने एक लड़की को जाते हुए देखा क्या यहाँ पर? वो कहता है लड़की नहीं तो, कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो केनेथ को शक होता है और गार्बेज कैन खोलने के लिए वो कहता है, पर उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है, तो वो नाक बंद कर लेता है और डॉन को जाने देता है। असल में दोस्तों डॉन ने अपने बालों का कलर जरा चेंज कर लिया था और थोड़ी मूछें बढ़ा ली थी। केनेथ उसे पहचान भी नहीं पाया। फिर बाथरूम में ट्रॉली ले जाकर वो सेरा को गार्बेज कैन से बाहर निकालता है। सेरा पूछती है तुमने ये बदबू कहाँ से सेट किया? और तब डॉन दुरियान नाम का एक फल निकाल कर उसको दिखाता है, जो बाहर से बड़ा बदबूदार होता है लेकिन अंदर का फल बहुत ही टेस्टी होता है उसका। इस तरह उसने सेरा को बचा लिया। डॉन कहता है कि मेरी बात सुनो, अब तुम केनेथ की सेक्रेटरी तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें माइकल का पता लगाना है, इसलिए तुम भी हाउसकीपर का यूनिफॉर्म पहन लो, दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे। अगले सीन में दोनों हाउसकीपर के भेस में माइकल को ढूंढने में लगे होते हैं। तब वहाँ का क्लीनिंग इंचार्ज इनको देख लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो दोनों? लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसका एक हाउसकीपर जिसका नाम मिस्टर बैंक्स है वो छुट्टी पर है और उसने ये कहा था कि मैं अपने 2 साथियों को काम पर भेज दूंगा। वो आगे पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्टर बैंक्स ने भेजा है? ये दोनों भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ उसी ने भेजा है। ठीक है अच्छे से सफाई करो वहाँ। फिर दोनों लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं तो वो भागा चलाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये लिफ्ट सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए है, हाउसकीपर्स के लिए नहीं। सेरा भड़क जाती है कि ये कैसा बेहुदा रूल है आपका, क्या हम हाउसकीपर्स इंसान नहीं दिखते आपको? अरे कौन है वो जो इस कंपनी का सीईओ है जो ऐसे ऐसे रूल्स बना रहा है? इस तरह वो सीईओ को डांट कर चली जाती है। अब सीईओ तो कौन है दोस्तों, हमें पता है डॉन है। वो तो रास्ते भर बड़बड़ाते हुए जाता है कि मुझे क्या पता था कि नीचे मतलब हायरकी में नीचे लोग इस तरह के रूल्स बनाकर बैठे हुए हैं, न जाने और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। आखिर दोनों माइकल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ केनेथ को भी दोस्तों उस रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है जिसमें उसके घोटालों का पर्दाफाश किया
गया था। वो निक से कहता है कि जल्दी माइकल को ढूंढ लाओ, जल्दी। उसके जाने के बाद केनेथ सोच में पड़ जाता है कि कल मैंने माइकल को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, कहीं उसका बदला तो नहीं ले रहा मुझसे। यहाँ डॉन और सेरा माइकल के केबिन को क्लीन करने के बहाने उसे पूरी तरह छान मारते हैं। उसके सिस्टम को हैक करके पूरा डेटा भी कॉपी कर लेते हैं। इतने में निक वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो भी माइकल को ढूंढ रहा था, पर डॉन और सेरा उसकी नजरों से बचकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर तो आ जाते हैं पर उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो माइकल के स्टाफ से पूछता है कि तुम लोगों ने उसे आखिरी बार कब देखा था। एक स्टाफ बताती है कल रात 10 बजे मैं ऑफिस से निकली थी, तब मैंने मिस्टर माइकल को देखा था, बस उसके बाद नहीं। और आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसी सिलसिले में वो मुझसे बात कर रहे थे, मतलब कल रात को। ये सुनकर सेरा कहती है कि इस लड़की ने माइकल को 10 बजे देखा, लेकिन वो पोस्ट 11 बजे भेजा गया है, मतलब 10 और 11 के बीच ही कुछ हुआ। पर अब डॉन कहता है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, शायद माइकल के साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी सारी चीजें तो यहीं पर है, मतलब वो कहीं गया ही नहीं, इसी बिल्डिंग में है। तब सेरा बताती है कि अंदर एक कॉफी कप था जिसमें मैंने जूम करके देखा तो उसमें कोई पाउडर जैसी चीज नजर आई। वो कोई बेहोशी की दवा भी हो सकती है वैसे। तो डॉन घबराकर पूछता है कि तुमने फिर अपनी सुपर पावर यूज की ना, फिर तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा। सेरा कहती है ओ ओवर एक्टिंग बंद करो, थोड़ा पावर यूज करने से मुझे कुछ नहीं होता, समझे। अब डॉन फ्रेड को कॉल करता है क्योंकि फ्रेड ने माइकल के सिस्टम को हैक किया था। डॉन पूछता है कि अरे जल्दी ये बताओ तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसके सिस्टम से। फ्रेड बताता है कि माइकल बहुत बड़ा फ्रॉड मालूम होता है यार। उसकी टीम के लोग जो प्रोजेक्ट्स सबमिट करते थे ना, उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में उनके नाम के बजाय अपना नाम ऐड करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ले लेता था। डॉन कहता है फिर तो उसकी टीम ने ही गुस्से में कुछ कर दिया होगा पक्का। इसी बीच क्लीनिंग इंचार्ज आ जाता है और कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर में बाथरूम की सफाई करनी है, तुम दोनों वहां जाओ। सेरा तो हंस पड़ती है कि मैं तो कर लूंगी, पर तेरा क्या होगा सीईओ डॉन। लेकिन हाउसकीपर का भेस अपनाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। डॉन जाकर बाथरूम साफ करने लगता है। अंदर इतनी बदबू होती है कि डॉन की सांस अटक जाती। अगली बार दोस्तों किसी पब्लिक जगह पे बाथरूम यूज करना पड़े तो ये लिहाज करके टॉयलेट को यूज करें कि आपके बाद भी कोई उसे यूज करेगा। सोशल ज्ञान बहुत हो गया। चलिए अब आगे कहानी में। जैसे तैसे दोनों सारे टॉयलेट साफ कर देते हैं। फिर इंचार्ज आकर चेक करता है तो दोनों को बहुत शाबाशी देता है कि वाओ तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। मिस्टर बैंक्स की तरह तुम लोग भी काबिल वर्कर्स हो। और हाँ, लंच टाइम सिर्फ 30 मिनट का होता है, जल्दी खाना खाकर वापस काम पे आ जाना। ये दोनों चौंक जाते हैं, सिर्फ 30 मिनट। यहाँ निक केनेथ को बताता है कि माइकल ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो ऑफिस से निकला भी नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें रिचर्ड सर को बता देना चाहिए। केनेथ उस पर चिल्लाता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए हम पापा को तकलीफ नहीं देना चाहते, खबरदार जो उनसे कहा कुछ तो। केनेथ बहुत ही इरिटेटेड हो जाता है कि अगर उसके पिता को इस रिपोर्ट का पता चल गया तो खाल उतार देंगे उसकी। वो गुस्से में कोई चीज उठाकर स्पीकर पर फेंकता है और डॉन का वो सीक्रेट कैमरा तो दोस्तों उसी के अंदर था, वो टूट जाता है। यहाँ फ्रेड घबरा जाता है कि अगर केनेथ ने कैमरा को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या अभी डॉन और सेरा तो अपने काम में बिजी होंगे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। यू कैन डू इट फ्रेड, यू कैन डू इट, तुम बिंदास हो, जाओ करो। इस तरह खुद को मोटिवेट करके वो ड्रेस बदल कर डॉन की कंपनी में जाता है। यहाँ डॉन और सेरा लंच करने आते हैं, पर जिस जगह पे हाउसकीपर्स लंच खाते हैं वो बहुत ही गंदी होती है, बदबू भी आती है वहाँ से। डॉन पूछता है कि आप लोग यहाँ बैठकर कैसे खाते हैं, ऊपर कैफेटेरिया है, वहाँ जाकर क्यों नहीं खाते। वो हंस पड़ता है, तुम किस प्लेनेट से आए हो, हम वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, हमें तो यहीं बैठकर खाना पड़ता है, और वैसे भी हमें सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं, बताओ। खाना मुंह में दबाकर वापस काम पे जाना पड़ता है। मिस्टर बैंक्स बहुत मेहनती हाउसकीपर है, मैंने तो उनसे 1000 बार कहा कि एम्प्लॉयज के लिए एक्स्ट्रा काम मत करो, पर वो नहीं माने। किसी एम्प्लॉय की मदद करने गए और उनका पेट दर्द शुरू हो गया, इसीलिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी और तुम्हें उनकी जगह पर बुलाया गया। फिर इंचार्ज कहता है कि बातें कम करो और चुपचाप काम पे लौट जाओ। दूसरी ओर किम डॉन की कंपनी में आई होती है और वहाँ वो फ्रेड को देख लेती है और सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं कोई सीक्रेट मिशन पे तो नहीं आया है, चलो खुद पता लगाती हूँ मैं। तो वो सिक्योरिटी से कहती है कि यहाँ के एम्प्लॉयज ने मेरे बंस ऑर्डर किए थे, वही देने के लिए आई हूँ। आप तो मेरी बेकरी के रेगुलर कस्टमर है ना, प्लीज मुझे खुद ही डिलीवर करने दीजिए। वो भी मान जाता है लेकिन कहता है कि जल्दी लौट आना वरना मैं फंस जाऊंगा। ओके कहकर वो अंदर जाती है। इसी बीच फ्रेड केनेथ के केबिन के पास पहुंच जाता है और उसकी सेक्रेटरी से कहता है कि केनेथ ने मुझे बुलाया था क्योंकि उसका सिस्टम क्रैश हो गया है, मैं चेक करने आया हूँ। वो केनेथ को फोन करने वाली होती है तो फ्रेड कहता है क्या तुम नहीं जानते कि केनेथ कितना गुस्से वाला है, फोन करोगी तो उल्टा तुम्हें डांटेगा। वो कहती है हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप एक काम करें खुद जाकर चेक कीजिए। फ्रेड अंदर जाकर कैमरा निकाल लेता है पर इतने में बाहर किसी के आहट को सुनकर वो घबरा भी जाता है। असल में निक वहाँ पर आया होता है और अब फ्रेड बुरी तरह फंस गया है। लेकिन तब वहाँ पर एंट्री होती है किम की। वो कहती है कि मिस्टर डॉन ने ये बंस और कॉफी मांगी थी, लेकिन वो लोग कहते हैं अरे आप गलत ऑफिस में आ गई हैं, ये तो केनेथ का ऑफिस है, सॉरी गलती हो गई। इसी बीच वो देख लेती कि फ्रेड उस कमरे में है और छुपकर बाहर झांक रहा है। वो समझ जाती है कि वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है
उसे बचाने के लिए दोस्तों वो जानबूझकर कॉफी नीचे गिरा देती है, फिर घबरा कर दोबारा सॉरी कहती है। पर क्या है ना, ये निक थोड़ा अच्छा इंसान मालूम होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कहकर वो खुद ही क्लीन करने लगता है। किम कहती कि सर मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी बेकरी में अक्सर आते हैं ना, अगली बार देखना मैं आपके लिए स्पेशल बंस बनाकर लेकर आऊंगी। इसी बीच दोस्तों मौका पाकर फ्रेड वहां से खिसक लेता है। फिर किम भी बाहर आ जाती है और कहती है देखा मैंने कितना रिस्क लेकर तुम्हारी जान बचाई, एक बार जो मेरी बेकरी में आ जाता है ना उसके बारे में मुझे सब पता चल जाता है, इसलिए तुम्हें बचाने आ गए, देखा तुमने। फ्रेड कहता है तुम्हारे कई कस्टमर्स होंगे, मैं बस उनमें से एक हूं और कुछ नहीं। हाँ तुम कस्टमर्स तो हो लेकिन मेरे लिए स्पेशल हो। इस पर दोनों हंस लेते हैं और दोनों एक साथ वहां से चुपचाप निकलते हैं। डॉन और सेरा मीटिंग हॉल में आते हैं जहां पर आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। डॉन सेरा से कहता है कि तुम जाकर माइकल की टीम को अच्छे से चेक करो, उन्हीं में से कोई माइकल के बारे में जानता होगा। सेरा बाहर जाती है तो एक स्टाफ को देखती है और सेरा को लगता है कि उसने इस स्टाफ को कहीं देखा है। दूसरी ओर केनेथ सीसीटीवी पर सेरा को ढूंढ रहा है कि कहां गई है और एक कैमरे में वो दिख जाती है। सेरा माइकल की टीम की बातें सुनने लगती है। वो आपस में बोलती है कि केनेथ के साथ तो ऐसा ही होना था, वो कुछ ज्यादा ही कर रहा था। और उसका मैनेजर माइकल, वो तो स्टाफ को कितना टॉर्चर करता था, खासकर लड़कियों के लिए बहुत मुसीबत था, वो मिसबिहेव करता था उनको हर समय। हमें तो बस यही चाहिए कि माइकल और केनेथ के बीच झगड़ा हो जाए और कम से कम माइकल को तो काम से निकाल दिया जाए। सेरा ये सारी बातें डॉन को बता रही होती है कि तभी केनेथ वहां पर आ जाता है। उसे देखकर डॉन टेंशन में सेरा को इन्फॉर्म कर देता है कि शायद केनेथ तुम्ही को ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया है कि तुम यहीं पर हो, उसके हाथ मत लगना वरना कच्चा चबा जाएगा तुम्हें। लेकिन क्या है, जब वो बाहर आता है तो सेरा को देख लेता है। सेरा वहां से तुरंत भागती है। डॉन कहता है कि काम करो, जल्दी से लेडीज बाथरूम में छुप जाओ। सेरा भी वहां पर छिप जाती है दोस्तों, पर ये केनेथ का बच्चा वहां पर भी आ जाता है और सेरा को पकड़ लेता है। इस बार वो गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा और डॉन का चक्कर क्या है। पर इतने में डॉन पीछे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे एक टॉयलेट में बांधकर बाहर बोर्ड चिपका देता है कि यह टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसी बीच क्लीनिंग इंचार्ज को उस एजेंसी का कॉल आता है जिन्हें हाउसकीपर मिस्टर बैंक्स ने यहाँ 2 हाउसकीपर्स भेजने को कहा था। ओहो, फंस गए। वो कहते हैं कि हमारे सारे हाउसकीपर्स बिजी हैं, इसलिए हम किसी को भेज नहीं पाएंगे, आप कृपया कहीं और से अरेंज कर लीजिए। इंचार्ज तो चौंक जाता है कि अगर उन दोनों को इन लोगों ने नहीं भेजा तो यहाँ पर जो वो 2 लोग आए हैं वो हाउसकीपर्स के भेस में वो कौन है। तो वो सीधे डॉन और सेरा से पूछ लेता है कि सच बताओ तुम दोनों कौन हो। इतने में दोस्तों खुशकिस्मती से डॉन का सेक्रेटरी वहां पर आ जाता है और डॉन का भेस देखकर वो समझ जाता है कि जरूर डॉन किसी मुसीबत में है। वो कहता है कि अरे इन्हें मैंने आने को कहा था क्योंकि हमने सेक्रेटरी ऑफिस के लिए खास हाउसकीपर्स को अपॉइंट करने की सोची थी। इंचार्ज भी कहता है कि ओके सर, मैं तो घबरा गया था कि कहीं ये लोग बाहर के कोई दुश्मन तो नहीं है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहता है कि सर ये आपने क्या हाल बना के रखा हुआ आपका। केनेथ पर जो रिपोर्ट बना है उसके बाद लगता है आप हर किसी की खबर लेने के लिए खुद मैदान में कूद पड़े हैं और उसके लिए हाउसकीपर तक बनने को तैयार हो गए। बताओ। डॉन सोचता है कि हाँ ये इसने अच्छा पॉइंट बताया। वो उसी पॉइंट को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ इस कंपनी में मेरी पीठ पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और तो और यहाँ हाउसकीपर्स के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें लिफ्ट में अलाउ नहीं किया जाता, कैफेटेरिया में खाने को नहीं दिया जाता। क्यों? वो लोग जिस जगह बैठकर खाते हैं पता है कितना गंदा है वहाँ पर। मैंने तो ये रूल्स नहीं बनाए थे, फिर कौन है जो ये भेदभाव करने वाले रूल्स बना रहा है यहाँ पर और मेरे सारे वर्कर्स को परेशान कर रहा है। वो कहता है कि सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने थोड़ी वो रूल्स बनाए हैं, ये सब केनेथ का किया कराया है। डॉन कहता है कि ठीक है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, अब तुम ये कचड़े का डब्बा खींच कर लेकर जाओ, मुझे और भी काम बाकी है। सेक्रेटरी बड़बड़ाता है कि इन्हें बचाने के चक्कर में यार मुझे कचरा उठाना पड़ गया, बताओ। तो डॉन और सेरा ने पूरी कंपनी में तहकीकात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसे लेकर वो मीटिंग हॉल में जाते हैं और वहां पर जो इवेंट मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उन्हें बाहर भेज देते हैं। तो आखिर में एक औरत बाहर निकल रही होती है तो सेरा उसे रोक देती है, जो कि इस इवेंट मैनेजमेंट की टीम मैनेजर है दोस्तों। उससे पूछताछ करने पे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ये इसी कंपनी में काम करती थी। ये माइकल की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन माइकल ने इसके सारे प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ले लिया और इसे नौकरी से निकाल दिया था। उसी का बदला लेने के लिए ये केनेथ के सारे घोटालों का पर्दाफाश करना चाहती थी। इसने मीटिंग के दौरान उसका खुलासा करने का फैसला किया था। ऐसा करके केनेथ को तो फंसना ही था, साथ ही माइकल भी फंसता क्योंकि उसने केनेथ का साथ दिया था। डॉन ये सारी डिटेल्स पता लगा चुका था और वो कहता है कि तुम्हारे साथ देखो जो हुआ उसके लिए मैं कंपनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें मैं आज से ही कंपनी में वापस अपॉइंट करता हूँ। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट के लिए आई और मौका पाकर इसने माइकल की कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो सो गया तो इसने हाउसकीपर मिस्टर बैंक्स की मदद ली और एक बड़ी पेटी को मीटिंग हॉल में रखवाया। इसी को धकेलने की वजह से मिस्टर बैंक्स की पीठ में दोस्तों दर्द होने लग गया था और वो आज काम पर नहीं आ पाए। असल में माइकल इसी
उसी पेटी के अंदर है। प्रेजेंट में डॉन पूछता है कि सच बताइए, माइकल की टीम की 2 लड़कियां भी आपके इस प्लान में शामिल है ना? वो कहती नहीं, उन्हें इसमें मत घसीटिए, उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। डॉन कहता है कि देखो मुझे सब पता चल चुका है, अब कुछ भी छुपाना बेकार है। तब जाकर वो पूरा सच बताती है। असल में माइकल ना सिर्फ केनेथ के घोटालों में शामिल था, बल्कि अपनी लेडी स्टाफ से मिसबिहेव भी करता था। हमेशा उन्हें टच करके बात करता था, हालांकि वो मना भी करती, तब भी उसका रवैया बदला नहीं। ये औरत उस टीम की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन ये सब देखकर भी वो कुछ कर नहीं पाई। वो बहुत ही परेशान हो गई और माइकल को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। माइकल और केनेथ को फंसाने के लिए ही उसने माइकल को नींद की गोलियां दी और उसे एक बॉक्स में रखकर इस मीटिंग हॉल में रखवा दिया, ताकि सबको उसकी असलियत पता चल पाए और वो कहीं बचकर भाग न पाए। फिर डॉन उन 2 स्टाफ को भी बुलाता है। दोनों घबराई भी होती है और कहती है, हमें माफ कर दीजिए सर। असिस्टेंट मैनेजर कहती है कि प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए, सारी गलती मेरी ही थी। डॉन कहता है कि किसी की कोई गलती नहीं थी, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद यही करता। इन्हें मैं नौकरी से नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं, बल्कि आपको नौकरी वापस मिलेगी, ये मेरा वादा है। बताओ यार, मेरी कंपनी की लेडी स्टाफ के साथ ये सब हो रहा था और मैंने उसकी खबर नहीं ली, इसके लिए आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। वैसे वो माइकल है कहाँ? तो वो डॉन को ले जाकर बॉक्स खोलती है तो अंदर माइकल खर्राटे भर रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और बड़बड़ाता है कि बड़ी अच्छी नींद आ गई। असिस्टेंट मैनेजर, डॉन और सेरा और उन दोनों लड़कियों को देखकर वो चौंक जाता है। यहाँ डॉन ने केनेथ को लेडीज टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ था, उसे भी होश आ गया था। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और सर पर एक बहुत बड़ा टॉय रखा होता है डॉन ने। इस वजह से वो कुछ देख भी नहीं पाता और जैसे तैसे बाहर निकलता है। लड़कियां तो चिल्लाती हैं और उसको पकड़कर पीटने लग जाती हैं, पर सर से टॉय निकालने पे पता चलता है कि वो केनेथ है। फिर वो माफी मांगती है। केनेथ अब गुस्से में निक से मिलने जाता है तो वो बताता है कि माइकल पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। यहाँ ऑडिट टीम माइकल से सवाल पे सवाल किए जाती है और वो कहता है कि मुझे 3 लड़कियों ने एक बॉक्स में बंद कर दिया था, पहले उस घटना की तहकीकात कीजिए जाइए। इतने में दोस्तों वहाँ पर इंस्पेक्टर और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। माइकल खुश हो जाता है कि चलो ठीक टाइम पे आ गए इंस्पेक्टर। वो कहता है कि इंस्पेक्टर मुझे एक कंप्लेंट देना था, पर इंस्पेक्टर तो उसको हैरान कर देता है कि हम तो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, तुम पर बहुत से कंप्लेंट्स आए हैं कि तुम अपनी लेडी स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हो। तो वो माइकल को लेकर जाते हैं, पर रास्ते में निक को देखकर वो कहता है कि सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने तो सिर्फ केनेथ का कहा माना, ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? निक कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तब तक सेफ रहोगे, अगर तुमने केनेथ का नाम लेने की कोशिश भी की तो समझो तुम्हारी लाइफ खत्म, हम तो बोल देंगे कि हम तुम्हें जानते तक नहीं। कहकर वो चला जाता है और पुलिस माइकल को पकड़ कर लेकर जाती है। यहाँ केनेथ सेरा को देख लेता है दोस्तों और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन आ जाता है। वो कहता है कि सेरा को टच करोगे ना तो तुम पर भी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अपने मैनेजर माइकल के साथ मिलकर तुमने बहुत बड़ा अमाउंट हाथ मारा है लगता है, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे स्पेशल। ये कहकर वो केनेथ को एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है केनेथ, पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात जाननी थी तुमसे। वो दोस्तों उस नेकलेस की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में तुम जानते क्या हो, पर लगता है उसने इस नेकलेस को कभी देखा तक नहीं। पूछता है क्या है ये और मुझे क्यों दिखा रहे हो सब? डॉन कहता है ये मेरी माँ का नेकलेस है, उनके मरने के बाद ये नेकलेस गायब हो गया है। वो भड़क जाता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कभी इसको देखा तक नहीं। डॉन कहता है देखा तक नहीं, ये नेकलेस तुम्हारे घर में था। वो तो और गुस्सा हो जाता है कि मेरे घर में कैसे पहुंचा? वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे घर में था? तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे क्या? डॉन कहता है कि ओ ज्यादा मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुमने मॉडल मिडा के साथ क्या क्या किया और ये नेकलेस भी तुम्हारे पास है। इस पर दोस्तों केनेथ गुस्सा हो जाता है कि तुमने इस कंपनी पर कब्जा करके रखा हुआ है, इसमें मेरा और मेरे पापा का भी हक है, आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर केनेथ चला जाता है। डॉन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में ये नेकलेस के बारे में कुछ नहीं जानता या फिर नौटंकी कर रहा है ये। फिर डॉन अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि हाउसकीपर्स को दूसरे एम्प्लॉयज की तरह रोज फ्री फूड देने का इंतजाम करो और कल से वो लोग भी कैफेटेरिया में बैठकर खाएंगे, समझे? सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके सर कहकर वो चला जाता है और उन सबको ये बातें बता देता है। वो भी बड़े खुश होते हैं कि क्या अब हम रोज वहाँ बैठकर खाएंगे, बढ़िया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को आराम करने का भी इंतजाम मिलेगा, ऐसा वो कह देता है। फिर वो उन्हें मेन्यू कार्ड देता है और कहता है कि हर दिन एक नया डिश होगा और कंपनी की तरफ से आपके लिए रोज का फूड फ्री होगा। वो खुशी में नाचने लग जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि एक बात तो मैं भूल ही गया, सभी एम्प्लॉयज की तरह अब आप लोग भी लिफ्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ डॉन और सेरा डॉन के कमरे में बैठे होते हैं। डॉन बहुत ही परेशान होता है कि केनेथ की बातों से लगता है कि वो नेकलेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं, पता नहीं वो सच बोल भी रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। सेरा कहती वो सब छोड़ो, जब मैं ऑफिशियली कंपनी में ज्वाइन करने आई थी तो मुझे पार्टी दी गई थी, अब मैंने कंपनी छोड़ दी और फिर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी असिस्टेंट बन गई, इसी बात पे एक और पार्टी दो ना। कहकर वो डॉन को खींच कर लेकर जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बातें करते हुए खाने लगते हैं। डॉन फिर उसे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बताता है और कहता है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। तब सेरा भी अपने उस सपने के बारे में थोड़ा बताती है कि मेरे सपने में यह आता है कि जैसे तुम्हारी माँ ऑर्फनेज में आई थी,
लेकिन उस सपने का मतलब मुझे समझ नहीं आया था। जब दोस्तों वो ये बातें शेयर करती है तो डॉन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर थोड़ा ड्रिंक करके वो घर निकल जाते हैं। यहाँ केनेथ अपने पापा से यानी रिचर्ड से पूछता है कि डॉन मुझसे किसी नेकलेस के बारे में पूछ रहा था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? और दोस्तों ये सुनते रिचर्ड का चेहरा एकदम से बदल जाता है और यहाँ हमें रिचर्ड पर जरा शक हो जाता है। डॉन और सेरा के घर के पास पहुंच जाते हैं और तब डॉन वहां कुछ लोगों को देखता है। उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वो सेरा को घर जाने के लिए कह देता है कि तुम जाओ, पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि अभी तक तो ठीक से बात कर रहा था, ये अचानक इसे क्या हो गया। सेरा देखती है कि कुछ आदमी डॉन के पीछे जा रहे हैं। उसे लगता है कि डॉन किसी मुसीबत में है। एक जगह पे डॉन उन सबको पीटने लग जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और किसने भेजा तुम्हें। इतने में दोस्तों एक आदमी उसके पेट में चाकू डाल देता है। खून फुआरे की तरह निकलता है। ये सब देखकर डॉन का नाम पुकार सेरा शॉक हो गई और डॉन के पास भागी चली गई। डॉन खून से लथपथ हालात में वहीं पर पड़ा हुआ था। तो पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जब तक सेरा उस स्पॉट पर पहुंचती है वहां ना डॉन होता है और ना ही वो गुंडे। सेरा देखती है कि वो डॉन को जबरदस्ती एक कार में चढ़ाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। वो तुरंत एक टैक्सी लेकर उसे फॉलो करती है। दूसरी ओर फ्रेड और किम फ्रेड के ऑफिस में बैठकर प्यार की मीठी मीठी बातों में मस्त होते हैं। किम फ्रेड के लिए वेजिटेरियन केक बनाकर लेकर आई होती है जिससे वो बड़े मजे से खा रहा होता है। तभी उसे सेरा का कॉल आता है जो टेंशन में बताती है कि यार डॉन को कुछ लोग किडनैप करके लेकर चले गए हैं और उसके पेट में चाकू भी डाल दिया किसी ने। मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रही हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। सुनकर फ्रेड तो घबरा जाता है और तुरंत निकल जाता है। किम भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन वो मना कर देता है। वो कहती है कि अरे मैं ड्राइव करूंगी, तुम अपने फ्रेंड का लोकेशन ट्रैक करते रहना। फिर फ्रेड को ये आइडिया ठीक लगता है तो वो मान जाता है। वो अपने लैपटॉप पर डॉन का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने लग जाता है। उस गैंग की गाड़ी में दोस्तों डॉन जैसे तैसे अपना खून रोककर मैनेज कर रहा होता है और चुपके से अपना फोन से फ्रेड को कॉल करता है। फ्रेड कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें ही फॉलो कर रहा हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में उस गैंग का आदमी देख लेते हैं और डॉन के हाथ से फोन छीन लेते हैं। दोस्तों डॉन को एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। सेरा ने अपने सुपर पावर से इस जगह को जूम करके देख लिया था और अब वो भी बिल्डिंग में आ जाती है। वो एक विंडो से डॉन को देख लेती है जिसे वहां पर बांध कर रखा गया है। वो ये बात फ्रेड को बताती है तो वो कहता है कि प्लीज अकेली वहां पर जाकर कुछ मत करना, फंस जाओगी, तुम बस पुलिस को कॉल कर देना, हम वहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ केनेथ रिचर्ड को बताता है कि डॉन को रास्ते से हटाने के लिए मैंने एक गैंग की मदद ली है, वो उसे किडनैप कर चुके होंगे। रिचर्ड तो ये सुनकर शॉक हो जाता है और केनेथ को काफी सुनाता भी है कि क्या कर रहे हो ये। इसी बीच केनेथ को उस गैंग के लीडर का कॉल आता है जो बताता है कि हमने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन वो हमें पीटने लगा था तो हमने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। केनेथ तो चिल्ला देता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ किडनैप करने को कहा था ना। पर गैंग लीडर कहता है कि जो हो गया सो हो गया, तुम हमें एक्स्ट्रा रोकड़ा दे दो, मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। केनेथ घबरा जाता है कि ये कत्ल का केस होने जा रहा है अब तो। इतने में रिचर्ड फोन छीनकर उस गैंग लीडर से बात करता है तो वो कहता है कि अरे बॉस, तुम कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, मुझे भूल गए क्या? हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब देखो मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि तुमने जो काम कर दिया है ना उसे पूरा करो, अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो निक को बुला भेजता है और कहता है कि तुम जाकर देखो कि वो गैंग लीडर कर क्या रहा है, अगर वो हमें परेशान करने की कोशिश करे तो उसे वहीं खत्म कर डालो। ये कहकर वो निक को भेज देता है और केनेथ को मारता भी है कि तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, जो उस गधे को ये काम सौंपा तुमने, वो एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ फ्रेड और किम भी दोस्तों उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक इन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो गैंग डॉन को मार न डाले। वहाँ पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के इक्विपमेंट्स को देखकर फ्रेड कहता है कि वाह ये हुई ना बात, तो आज हम सीधे प्लान बी फॉलो करेंगे। अगले सीन में तीनों पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले वर्कर्स की तरह उस बिल्डिंग में घुसते हैं। अंदर वो गैंग डॉन की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि सिर्फ किडनैप करने से उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने की डॉन की जान लेने से मिलेंगे। गैंग लीडर ने यह प्लान बनाया है कि डॉन को जान से मारकर वो केनेथ को धमकाएंगे और एक बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। इतने में डॉन को होश आ जाता है और वो गैंग लीडर से पूछता है कि तुम्हें मेरी जान लेने के लिए कहा किसने और कितना रोकड़ा मिलने वाला है तुम्हें। गैंग लीडर 5 उंगलियां दिखाता है कि डॉन कहता है कि क्या तुम्हें 50 लाख मिलने वाले हैं? गैंग लीडर चौंक जाता है कि 50 लाख कौन देगा बे, 5 मिलने वाले हैं। डॉन तो भड़क जाता है कि मेरी जान के 5 लाख बस, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यूकान कंपनी का सीईओ हूँ मैं, मेरी जान की कीमत 5 लाख पर फिक्स कर दी तुमने, बताओ, और मेरी इंसल्ट कर रहे हो 5 लाख कहकर। देखो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम भी सेटल्ड, तुम्हारा ये गैंग भी सेटल्ड, मुझे बस यहाँ से जाने दो। अब दोस्तों उस गैंग के आदमी अपने लीडर से ज्यादा रिस्पेक्ट डॉन को देने लगते हैं और डॉन से कहते हैं कि बॉस चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन इतने में फ्रेड, किम और सेरा वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर गैंग लीडर को डॉन पर होता है शक और वो डॉन को पानी से भरे टैंक में बंद करके इन तीनों से लड़ने लग जाता है। ये तीनों उस गैंग पर कभी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो कभी गुलेल से उन पर कंकड़ मारते रहते हैं। बहुत देर लड़ाई चलती है दोस्तों। आखिर फ्रेड डॉन को टैंक से बाहर निकाल देता है। डॉन डांटता है कि इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी और थोड़ा लेट आ जाते और मेरा मरा हुआ मुंह देख लेते।
फिर सेरा डॉन को लेकर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन दोस्तों वो गैंग उनको चेस करने लग जाता है। दोनों फिर पास ही के एक जंगल में घुस जाते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर में पुलिस आ ही जाएगी। कुछ दूर जाकर डॉन रुक जाता है और सेरा से कहता है कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ प्लीज, मैं उस गैंग को संभाल लूंगा तब तक। ये कहकर डॉन दूसरी ओर भागने लगता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गैंगस्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो डॉन को गड्ढे में गिरते भी देख लेते हैं। वो गड्ढे में झांकते पर डॉन वहां पर नहीं होता। गैंग लीडर कहता है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरकर वो जरूर मर गया होगा, पर हमें उसकी बॉडी ढूंढ निकालनी है, तभी पैसे मिलेंगे। पर इतने में पुलिस कार का सायरन सुनकर वहां से ये भाग जाते हैं और सोचते हैं कि चलो बाद में बॉडी ढूंढ लेंगे। सेरा भी उस गड्ढे में देखती है, लेकिन डॉन कहीं नजर नहीं आता। वो नीचे जाकर भी देखती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच निक रिचर्ड को कॉल करके कहता है कि डॉन की बॉडी नहीं मिली और गैंग लीडर को लगता है कि वो मर चुका होगा। रिचर्ड भड़क जाता है कि वो निकम्मा बस नाम का गैंग लीडर है, गधा कहीं का, एक भी काम ठीक से होता नहीं इससे। तुम उसे कड़ी चेतावनी देकर आना कि अगर डॉन की बॉडी नहीं मिली या उसे वो जिंदा पकड़ कर नहीं लाया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा, बता देना उसे। अब अगले सीन में दोस्तों निक गैंग लीडर और उसके गैंग को अकेला ही पीट देता है और अधमरी हालत में पड़े होते हैं सभी लोग। वो गैंग लीडर से कहता है कि डॉन को पकड़ना चाहे मुश्किल हो या नामुमकिन ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आना है, वरना तुम्हें 0 पेमेंट मिलेगा। और हाँ, पेमेंट तो नहीं मिलेगा पर रिचर्ड तुम्हारी जान जरूर लेगा, वो भी अलग। तो चुपचाप काम पूरा करो और पेमेंट लेकर जाओ। इस तरह धमकाकर वो चला जाता है। दूसरी ओर सेरा बहुत ही परेशान होती है कि न जाने डॉन को क्या हुआ होगा, कहाँ है वो। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग प्लीज घर जाइए, अगर आप यहाँ पर रहे तो हमें आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम इस जगह को अच्छे से तलाशेंगे और जब डॉन मिल जाएगा तो आपको खबर कर देंगे। अगले सीन में सभी घर पर बैठे होते हैं और टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज चैनल्स तो कंफर्म कर ही देते हैं कि डॉन बहुत ऊंचाई से गिरा था और उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली, शायद नदी में बह गई होगी। इस तरह के न्यूज को देखकर ये लोग बड़े उदास हो जाते हैं कि यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। तो सेरा कहती है कि क्यों ना हम एक काम करें, हम चुपचाप यहाँ पर बैठे क्यों हैं, हमें जाकर डॉन को ढूंढना चाहिए। पर फ्रेड कहता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है कि डॉन कहीं बच निकला है, वो जरूर देखना मुझे मैसेज करने वाला है कुछ देर में, तो प्लीज अपने कोई भी फैसले लेकर मुसीबत में मत जाना तुम। लेकिन क्या है ना, सेरा का दिल है कि मानता ही नहीं। उसे डॉन की बात याद आती है, उसने कहा था यानी कि डॉन ने कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। अब सेरा से रहा नहीं जाता और वो डॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती है जंगल की ओर। यहाँ फ्रेड बड़ा दुखी बैठा होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, और तब उसे एक मेल आता है जो किसी कोड लैंग्वेज में होता है। फ्रेड उसे डिकोड करता है तो पता चलता है कि डॉन ने भेजा इसे। अब फ्रेड इमोशनल हो जाता है कि क्या यार मैसेज करने में इतनी देरी लगा दी, मैं तो घबरा गया था कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो वो सेरा को बताने जाता है कि डॉन सेफ है, लेकिन सेरा वहां पर नहीं होती क्योंकि वो तो जंगल में डॉन को ढूंढने के लिए कब की चली गई थी। और वहां सेरा को दिखाते हैं जो जंगल में डॉन को हर तरफ तलाशती है। वो अपने सुपर पावर से जूम करके देखती है, दूर दूर एक पेड़ पर खून लगा होता है। वो तेजी से वहां भागती है तो पता चलता है कि सामने से वो गैंग आ रहा है और वो भी डॉन को ही ढूंढ रहे हैं। तभी कोई सेरा का मुंह बंद करके उसे दूसरी ओर खींच लेता है। असल में वो डॉन था। यहाँ से सीधे कट करके दोनों को बस में दिखाते हैं। लगता है डॉन दूर के किसी गांव में एक सीक्रेट जगह पे रह रहा है और सेरा को वहीं लेकर जा रहा है। सेरा कहती है तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। डॉन कहता है कि मैं बहुत घायल जो था, मुझे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा इसीलिए। वैसे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरी याद आती है क्या। सेरा कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मेरे काम के पैसे कौन देगा। इस तरह दोनों झूठ मूठ का झगड़ा करते हुए बस में जा रहे होते हैं और आखिर में डॉन के उस सीक्रेट जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं। डॉन की माँ अक्सर यहाँ पर आया करती थी और डॉन 20 साल बाद दोस्तों यहाँ पर आया है। अब क्या है ना, यहाँ पर आने से उसे अपनी माँ की याद आती थी, इसीलिए वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके लिए इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर रहने लगा है। देखो हमें यहीं पर रहकर पता लगाना होगा कि कौन मेरा कत्ल करवाना चाहता है और इन सब के पीछे है किसका हाथ। डॉन के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी न्यूज देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं सर, आपको कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पक्का यकीन है आप जिंदा होंगे, मुझे पता है कि आप कहीं पर छुपे हुए हैं और ऐन वक्त पर जरूर आएंगे। अपने आप से सभी कहते हुए वो डॉन के कमरे में आता है और दोस्तों वो सीक्रेट दरवाजा खुलता है जो डॉन और फ्रेड के सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता है। सेक्रेटरी इसके बारे में तो नहीं जानता और सोचता है कि उस दिन मिस्टर डॉन इसी दरवाजे से ऑफिस में आए थे, मैं भी तो देखूं कि ये दरवाजा खुलता कहां पर है। पर वो दरवाजा पहले से खुला था तो सेक्रेटरी अंदर चला जाता है। वहाँ ढेर सारे बुक्स होते हैं। सेक्रेटरी चौंक जाता है कि इतने सारे बुक्स,
यहाँ कैसे आए। वो एक एक करके हर बुक को हटाकर देखता है और तब दोस्तों से वो सीक्रेट दरवाजा दिख जाता है, यानी कि वो खुल जाता है। वैसे दोस्तों सीक्रेट दरवाजा कभी इतनी आसानी से खुलता है क्या, पर मूवी में यही दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी उस दरवाजे के अंदर जाता है और नीचे जो डॉन और फ्रेड का सीक्रेट बेसमेंट है वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर फ्रेड और किम अब क्लोज हो चुके थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। थोड़ा रोमांटिक होकर किस भी करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर होती है सेक्रेटरी की एंट्री। उसको देखकर फ्रेड चौंक जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। वो उल्टा फ्रेड के कान पकड़कर कहता है कि मेरी तो यहाँ जान निकल रही है, मेरे बॉस मिस्टर डॉन को न जाने क्या हो गया होगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को ये चुम्मी देने की ये भी कोई टाइम है। ये कहकर वो गुस्से में जाने लग जाता है दोस्तों। तो फ्रेड उसको शांत करने की कोशिश करता है और वहां दिखाते हैं तो डॉन और सेरा मिलकर उस घर की सफाई करते हैं। डॉन के घावों पर सेरा दवा लगाकर पट्टी भी बांधती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। तब सेरा एक ग्रुप फोटो देखती है जो कि सेरा के ऑर्फनेज में लिया गया था। डॉन की माँ अक्सर ऑर्फनेजेस में जाती थी और उन बच्चों से मिलती भी थी। वो सेरा के ऑर्फनेज में भी आई थी। सेरा पूछती है क्या यही तुम्हारी माँ है। डॉन कहता है कि हाँ। अरे इन्हें तो सब एंजल लेडी कहते थे क्योंकि ये हम सभी से बहुत प्यार करती थी और हर बच्चे की अच्छे से केयर करती थी। मैं तो अपने सुपर पावर को कोई बीमारी समझ बैठी थी स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हारी माँ, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि ये बीमारी नहीं, एक स्पेशल पावर है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी जो मुझसे इतने प्यार से बात करती थी। डॉन उस फोटो को ले लेता है और किसी दूसरी लड़की को दिखाकर कहता है यही हो ना तुम बचपन में बड़ी खूबसूरत थी यार। इस तरह हंसी मजाक में उनका वक्त बीतता है। फिर दोनों पास ही के टाउन में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं। तब दोस्तों एक बुजुर्ग इनकी फोटो क्लिक करता है। इन दोनों को गुस्सा भी आ जाता है और वो बुजुर्ग से पूछते हैं कि आप हमारी फोटो क्लिक क्यों कर रहे हैं। वो कहता है फोटोज लेना मेरी हॉबी है, पर तुम लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो, कहीं तुम दोनों का कोई इलीगल अफेयर तो नहीं चल रहा। डॉन वहाँ पर बहुत सारे फोटोज देखता है और तब उसे कुछ सूझता है। वो बुजुर्ग से कहता है कि आपने तो हर तरह के इवेंट्स की फोटो क्लिक की है, बहुत बढ़िया। फिर वो बुजुर्ग से कुछ फोटोज खरीद कर लेकर आता है। असल में फोटोज क्लिक करना इस बुजुर्ग की हॉबी है। तो डॉन को लगता है कि इनमें से किसी न किसी फोटो में उसकी माँ के बारे में या उनके नेकलेस के बारे में कुछ न कुछ क्लू तो जरूर होगा। दूसरी ओर सेरा सो रही होती है और अपने सपने में वो किसी जंगल में भटक जाती है। तब उसके सामने एक लड़का आता है जिसकी आंखें एकदम नीली होती है। सेरा घबरा जाती है और नींद में चिल्ला ही देती है कि क्या हो गया। तभी डॉन भी चौंक कर वहां पर आता है। पूछता है क्या हो गया तुम्हें। हाँ कुछ नहीं, मुझे कोई डरावना सपना आया था बस। अरे सपना ही तो था तो इतना डर क्यों रही थी। मैं हूं ना, घबराओ मत, आराम से सो जाओ, कहकर वो सेरा को सुला देता है। सेरा उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। भाई सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि डॉन बैठे बैठे सो रहा था। उसे बुरा भी लगता है कि उसकी वजह से रात भर डॉन को बैठे रहना पड़ा। बताओ। कुछ देर के बाद जब डॉन की आंख खुलती है तो सेरा वहां पर नहीं होती। वो घबरा जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सेरा साइकिल लेकर तैयार खड़ी होती है। कहती है अंदर ही बैठे रहोगे या बाहर भी आओगे, कितना अच्छा मौसम है देखो बाहर, चलो एक राइड हो जाए। डॉन भी रेडी होकर उसके साथ निकल जाता है। क्या है ना, अब दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते भी हैं और पसंद भी करने लग जाते हैं। डॉन नदी किनारे बैठकर अपने पास्ट के बारे में कई बातें शेयर करता है। तब डॉन को दोस्तों मैसेज आता है कि कंपनी में इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग रखी गई है। ये देखकर डॉन कहता है कि वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वो मेरा खेल देखेंगे। वहाँ रिचर्ड मन ही मन खुश होता है कि डॉन को हमने रास्ते से हटा दिया, लेकिन बाहर वो अपनी खुशी नहीं दिखाता। केनेथ कहता है कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है पापा, डॉन तो मर चुका है, अब ये कंपनी आपकी हो जाएगी। पर रिचर्ड कहता है कि इतनी जल्दी कंपनी का ओनरशिप ले लूंगा तो सभी को शक होगा। एक काम करो, तुम यूएस चले जाओ, जब तक यहाँ का मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता तुम वहीं पर रहो। वो भी मान जाता है। फिर वो उस बोर्ड मीटिंग के लिए निकलते हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज अब रिचर्ड यानी इस कंपनी के होने वाले नए सीईओ को सलामी दे रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ हाउसकीपर्स और क्लीनिंग इंचार्ज ही डॉन को बस याद कर रहे हैं। वोटिंग शुरू होने वाली होती है और अब सभी रिचर्ड को वोट देने वाले होते हैं। रिचर्ड के तो अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि बस सीईओ बनने वाला हूं मैं, लेकिन दोस्तों बाहर एकदम कड़क होकर बैठा होता है वो। तभी किसी की आहट सुनकर सभी हो जाते हैं शांत। वेलकम डॉन और सेरा, इनकी होती यहाँ पर एंट्री। सभी बौखला गए थे, खासकर रिचर्ड और केनेथ। तो पार्टी की शुरुआत में डॉन वहाँ आराम से बैठ जाता है और कहता है कि ये सब आपके चेहरों पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं। ओह, आप सभी डर गए हो क्या कि ये डॉन का भूत कहाँ से आ गया। यही बताने तो मैं आया हूँ कि मैं अब भी इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। मैं तो बस कुछ दिन आराम कर रहा था, लेकिन इतने में कुछ लोगों को ना जाने बहुत जल्दी थी, उन्होंने ये बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी। लेकिन इस वोटिंग से मुझे ये जरूर पता चल चुका है कि मुझे कौन लोग सपोर्ट करते हैं और कौन मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। पर देखो अब इस बोर्ड मीटिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ। ये कहकर डॉन अपने सेक्रेटरी और सेरा के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों वो लोग जिन्होंने रिचर्ड को सपोर्ट किया था वो रिचर्ड पर भड़क जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि डॉन मर चुका है, इसीलिए हमने तुम्हें वोट दिया। तुम्हारी बात का विश्वास करके हमने डॉन के खिलाफ वोट किया, लेकिन अब वो जिंदा आ गया है। उसे पता भी चल चुका है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब न जाने वो हमारे खिलाफ क्या फैसला लेगा। तुमने तो हमें बुरा फंसा दिया। रिचर्ड उन्हें शांत करता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा।
बाहर डॉन सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर तुम ना होते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। अब दोस्तों ये किस लिए सेक्रेटरी को थैंक्स कर रहा है, ये जानने के लिए बस 10 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आपको याद होगा सेक्रेटरी ने डॉन के कमरे का वो सीक्रेट डोर खोला और अंदर चला गया था। वहाँ पे फ्रेड और किम का रोमांस चल रहा था। इस पर सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया था कि डॉन जिंदा है या नहीं, इसकी फ्रेड को जरा भी फिक्र नहीं है और वो यहाँ पर मजे से रोमांस कर रहा है। तब फ्रेड ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फ्रेड को बुरी तरह डांटने लगा और कोई रास्ता न पाकर फ्रेड को बताना पड़ा कि जैसा सब समझ रहे हैं डॉन मरा नहीं है, वो एक सीक्रेट मिशन पर है। ये कहकर उसने डॉन को कॉल किया और सेक्रेटरी से उसकी बात भी करवाई। तब डॉन ने उसे बताया था कि मुझे शक है कि केनेथ ने मेरा कत्ल करवाने की कोशिश की है, पर मुझे सच का पता लगाना है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉन का प्लान सुनकर सेक्रेटरी उसकी मदद करने के लिए मान गया। फिर वो रिचर्ड के पास गया और कहने लगा कि डॉन तो चल बसा और वैसे भी वो एकदम खड़ूस था, मुझे तो उसके साथ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खैर अब वो मर चुका है और मुझे लगता है कि चेयरमैन की पदवी अब आपसे ज्यादा कोई और नहीं हैंडल कर सकता। इस तरह दोस्तों उसने रिचर्ड को मलाई लगाई और उसने अपने जाल में उसे फंसा लिया। ये सुनकर रिचर्ड को भी लगा कि जब हवा उसकी दिशा में बह रही है तो उसका फायदा उठाकर बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग में सभी उसे वोट देंगे और वो चेयरमैन बन जाएगा, ये था उसका प्लान। पर वो नहीं जानता था कि उससे बात करने के बाद सेक्रेटरी दूसरे शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर से मिला और उन्हें कन्विंस किया कि आप सब रिचर्ड के खिलाफ वोट कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों प्रेजेंट में डॉन सेक्रेटरी को थैंक कर रहा है। तब रिचर्ड वहां पर आता है और डॉन उसे अकेले में जाकर बात करता है। रिचर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो बेटा, वरना मैं ये मीटिंग बुलाता ही नहीं। बिना चेयरमैन की कंपनी नहीं चल सकती, इसीलिए मैंने कंपनी की भलाई के लिए वोटिंग करवाई थी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। डॉन कहता है ठीक है वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मुझ पर एक गैंग ने हमला किया था और मेरा कत्ल करने की कोशिश की थी। मुझे शक है कि यह सब आपके बेटे केनेथ ने करवाया है। अब यहाँ पे रिचर्ड बात को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा जो भी हो मैं उसे बहुत ही जल्द यूएस भेजने वाला हूँ, फिर तुम्हें उस पर शक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये कहकर वो सीधे केनेथ के कमरे में जाता है और उसे काफी सुनाता भी है कि मैंने तुम्हें लाख मना किया था, डॉन के मामले में दखल मत दो। तुमने एक चिंगारी फेंकी और अब उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ आग लग चुकी है, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन केनेथ एकदम शांत होकर कहता है कि पापा डॉन हमसे इसीलिए गुस्सा है क्योंकि उसकी माँ का वो नेकलेस खो गया और उसे शक है कि वो हमारे घर में था। आप उस नेकलेस के बारे में उसे बता दीजिए, फिर वो हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा, वरना उसे लगेगा कि आपने उस नेकलेस की खातिर उसकी माँ का कत्ल कर दिया। इस पर रिचर्ड उसे और डांटता है और फिर निक से कहता है कि तुम उस गैंग लीडर को समझाओ कि वो पुलिस में सरेंडर हो जाए और किसी भी हालत में केनेथ का नाम न ले, क्योंकि अगर डॉन को सच पता चल गया तो फिर हमारी खैर नहीं। दूसरी ओर दोस्तों फ्रेड और किम उस गैंग लीडर की तलाश में उस जगह पर जाते हैं जहाँ उस गैंग ने डॉन को बंद करके रखा हुआ था, पर इतने में किसी की आहट सुनकर दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते रोमांस करने का और वहीं चिपक कर रोमांस भी कर लेते हैं। पर गैंग लीडर निक के हाथ लग जाता है और निक उसे धमकाता है कि तुम पुलिस में सरेंडर हो जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने पैसों के खातिर अपनी मर्जी से डॉन को किडनैप किया था और फिर हम तुम्हें बहुत बड़ी रकम देंगे और जेल से रिहा भी करवा देंगे। पर अगर तुमने केनेथ का नाम ले लिया तो सोचो दुनिया में नहीं रहोगे, तुम बता रहा हूँ। वो भी पैसों के लालच में आकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। फ्रेड और किम भी दोस्तों से फॉलो करते हैं और डॉन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम गैंग लीडर का पीछा कर रहे हैं। लेकिन अब गैंग लीडर को पुलिस स्टेशन जाते देखकर फ्रेड हैरान रह जाता है। गैंग लीडर दोस्तों वहां जाकर सरेंडर हो जाता है कि मैंने ही डॉन को किडनैप किया और उसे जान की धमकी देकर पैसे मांगे, पर जब उसने देने से इनकार कर दिया तो मैंने उसका कत्ल करने की कोशिश की। और जब डॉन को यह बात पता चलती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये भी रिचर्ड की कोई चाल है, जरूर उसने कोई और प्लान बना लिया है। पूछताछ के बाद गैंग लीडर बार बार यही कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से डॉन को किडनैप किया था, ना कि किसी के बहकावे में आकर किया। अगले सीन में दोस्तों केनेथ रिचर्ड के ऑफिस में आकर निक को पकड़ लेता है कि तुमने उस गैंग लीडर को पुलिस में सरेंडर होने को क्यों कहा, बताओ, अगर अब वो मेरा नाम लेगा और मैं फंस जाऊं तो। रिचर्ड कहता है कि पहले तो तुम निक का शर्ट छोड़ दो, वो गैंग लीडर तुम्हारा नाम नहीं लेगा, तुम जल्द से जल्द यूएस जाने की तैयारी करो बस। दूसरी ओर डॉन अपनी माँ की फोटो को देखकर कहता है कि माँ तुम्हारे कातिल के मैं बहुत ही नजदीक पहुंच चुका हूँ, मैं जल्दी उसका पता लगा लूंगा। अगले दिन निक रिचर्ड के पास भागा चलाता है और बताता है कि केनेथ को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। इतने में केनेथ भी आ जाता है और वो निक पर भड़क जाता है कि तुमने तो कहा था कि वो गैंग लीडर मेरा नाम नहीं लेगा, पर अब पुलिस मुझे अरेस्ट करने क्यों आ गई, अब मैं क्या करूं बताओ। असल में केनेथ ने कंपनी में जो बहुत बड़ी रकम का घोटाला किया था उसी सिलसिले में डॉन ने पुलिस को बुलाया होता है। रिचर्ड भी ये बात जान चुका था और वो कहता है कि तुम्हारी करनी ही ऐसी थी बेटा कि एक न एक दिन पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट करना ही था, इसमें निक की कोई गलती नहीं है। केनेथ कहता है कि निक सब कुछ जानता था लेकिन इसने हमेशा मेरा साथ दिया, पर अब मुझे लगता है कि ये मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रहा है और मुझे फंसाने पे तुला हुआ है। आप प्लीज इससे कहिए कि मेरे बजाय ये पुलिस में खुद सरेंडर हो जाए। और रिचर्ड कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, फिलहाल तुम पुलिस के साथ जाओ
मैं अपने लॉयर से बात करके तुम्हें बेल दिलाने की कोशिश करता हूँ। इस पर केनेथ को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है तो इसका ये मतलब है कि आपने ही डॉन की माँ का नेकलेस चुराया और आप ही ने उनको मार भी डाला। रिचर्ड उसे कस के दोस्तों चाटा मारता है। तभी पुलिस भी आ जाती है। वो केनेथ को हथकड़ी पहना कर लेकर जाते हैं, लेकिन वो मुड़ मुड़ कर चिल्लाता है कि प्लीज पापा मुझे बचा लो। लेकिन रिचर्ड उसको देखता तक नहीं, क्योंकि अगर इस वक्त वो केनेथ को सपोर्ट करेगा तो वो खुद भी फंस जाएगा। बाहर डॉन को देखकर केनेथ उसको धमकाता है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। दूसरी ओर निक रिचर्ड को बताता है कि डॉन हर किसी से उस नेकलेस के बारे में पूछताछ कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन मुझे उसके हर एक चाल की खबर मिलती रहनी चाहिए। यहाँ डॉन सेरा के ऑर्फनेज की ग्रुप फोटो देख रहा होता है, जिसमें उसकी माँ भी होती है। वो कहता है कि क्या आपको पहले से पता था कि सेरा के पास ऐसा सुपर पावर है? वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है दोस्तों फोटो में। वो अपनी माँ से आगे कहता है, माँ हैरानी की बात तो यह है कि वो उसी सुपर पावर के जरिए आपके कातिल का पता लगाने में मेरी मदद कर रही है। क्या इसी को किस्मत कहते हैं? ये कहकर वो फोन में सेरा को देखता है और मन ही मन ये सोचकर स्माइल कर लेता है कि बचपन में भी सेरा बड़ी क्यूट थी। अगले दिन डॉन का सेक्रेटरी बड़ी टेंशन में डॉन के पास भागा चला आता है। डॉन ने उस गाँव के एक फोटोग्राफर से कुछ फोटोज लिए थे, याद है? उनमें से एक फोटो में रिचर्ड और उसके पास कोई और खड़ा होता है। डॉन ने सेक्रेटरी से पूछा था कि उस आदमी का पता लगाओ जो रिचर्ड के पास खड़ा है। तो सेक्रेटरी ने उसका पता लगा लिया था और वही बताने के लिए वो आया है। वो कहता है कि वो आदमी 20 साल पहले रिचर्ड का ड्राइवर हुआ करता था और मैंने उसका एड्रेस भी पता लगा लिया। ये सुनने के बाद तो डॉन की उम्मीदें जाग जाती है कि अगर उस ड्राइवर से बात करेंगे तो शायद मेरी माँ के केस में कोई सुराग मिल जाए। सेक्रेटरी भी डॉन के साथ जाना चाहता है, लेकिन डॉन कहता है नहीं, तुम भी आ गए तो यहाँ का काम कौन संभालेगा, मैं चला जाऊंगा, तुम ऑफिस संभालो। कहकर डॉन सेरा को लेकर उस एड्रेस पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक बलून होता है। शायद ये एड्रेस गलत है, ये सोचकर दोनों दूसरी जगह जाते हैं जो थोड़ी ऊंचाई पर होती है। सेरा यहाँ पर अपने सुपर पावर यूज करके जल्दी पता लगाना चाहती है, लेकिन डॉन उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि प्लीज पावर का यूज मत करो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सेरा भी कहती है कि अरे वाह, तुम्हें मेरी फिक्र भी है क्या? डॉन कहता है नहीं नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट हो, अगर तुम सुपर पावर यूज करके बेहोश हो गई तो मेरा काम कौन करेगा पूरा। एकदम अनरोमांटिक बुद्धू है दोस्तों ये आदमी। ये सोचकर सेरा वहां से निकलती है तो डॉन भी उसके पीछे चला जाता है। तब दो औरतें एक छोटी बच्ची को ढूंढ रही होती है। वो इनको उस बच्ची की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि आपने इसे कहीं देखा है? उस फोटो में उस बच्ची के हाथ में दोस्तों येलो कलर का बलून होता है। डॉन और सेरा ने नीचे एक जगह पर यही बलून देखा था, तो वो उन औरतों को उसी जगह पे लेकर जाते हैं। वहाँ वो बच्ची एक गड्ढे में होती है दोस्तों। सेरा तुरंत उसको बाहर निकाल कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? असल में रिसेंटली इस बच्चे की माँ चल बसी थी। वो कहती है कि सबने मिलकर माँ को जमीन के नीचे दफना दिया था। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती थी, इसीलिए जमीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। सुनकर सेरा को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और बड़े प्यार से वो समझाती है कि बेटा, तुम्हारी माँ नीचे नहीं ऊपर स्वर्ग चली गई है और वहाँ से वो हमेशा तुम्हें देखती रहेंगी, इसीलिए तुम हमेशा खुश रहना, तभी वो तुम्हें देखकर खुश होंगी। वो भी कहती है सच में आंटी, क्या माँ मुझे हमेशा देखेंगी? फिर तो मैं कभी नहीं रहूंगी। ये कहकर वो सेरा से लिपट जाती है। सेरा भी उसे बड़े प्यार से सहलाती है। अगले सीन में ये दोनों फिर उसी एड्रेस की तलाश में निकल जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद आखिर उन्हें उस ड्राइवर के घर का डोर नंबर दिख जाता है। वो उस घर में जाते हैं तो वहाँ वो ड्राइवर भी होता है। अब डॉन उसे रिचर्ड की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या 20 साल पहले आप इनके ड्राइवर हुआ करते थे? लेकिन वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोग चले जाओ। तभी वहां पर वो बच्ची आती है जिसे सेरा ने गड्ढे से निकाला था। सेरा को देखकर वो बड़ी खुश होती है और कहती है अंदर आइए आंटी। ड्राइवर तो चौंक जाता है, क्या तुम इसे जानती हो बेटी? असल में दोस्तों ये बच्ची ड्राइवर की पोती है। तब उसके साथ आई भी औरत बताती है कि ये तो अपनी माँ से मिलने के लिए गड्ढे में उतर गई थी, लेकिन इन दोनों ने इसको ऐन वक्त पर बचा लिया, वरना न जाने इस बच्ची का क्या होता। ड्राइवर ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। डॉन कहता है कि जिस तरह ये बच्ची अपनी माँ के लिए तरस रही है, उसी तरह 20 साल पहले मैं अपनी माँ को खोकर अभी तक तरस रहा हूँ। आप जो कुछ जानते हैं प्लीज मुझे बता दीजिए, आपका एक छोटा सा सच भी मेरे बहुत काम आ सकता है। इतने में निक वहाँ पर आ जाता है क्योंकि रिचर्ड ने उसे डॉन की जासूसी करने का काम दिया था। तभी ड्राइवर भी पूछता है कि आपको आखिर जानना क्या है? तो डॉन उससे वो फोटो दिखाकर पूछता है कि 20 साल पहले आप एक गाँव में गए थे और उस वक्त रिचर्ड भी आपके साथ था। आप मुझे ये बताइए कि आप वहाँ क्यों गए थे और क्या वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी थी जो आपको याद है? ड्राइवर बहुत देर सोचकर बताता है कि मुझे कोई घटना याद तो नहीं है, लेकिन रिचर्ड के कहने पर मैंने ऑर्फनेज के एक लड़के को स्पॉन्सर किया था। रिचर्ड ने मुझे बताया था कि वो उस लड़के को यूएस भेजना चाहता है। वो लड़का कौन था और रिचर्ड उसे यूएस क्यों भेजना चाहता था मुझे नहीं पता। डॉन फिर दोस्तों से ऑर्फनेज का ग्रुप फोटो दिखाकर पूछता है क्या वो लड़का इस फोटो में है। फिर वो अच्छे से देखने के बाद एक लड़के को पहचान जाता है और कहता है यही तो है वो लड़का, इसका नाम शायद चैंग था। डॉन उस लड़के को देखने लग जाता है और देखकर दोस्तों हमें लगता है कि ये तो वही लड़का है जो सेरा के सपने में आता है। यानी सपने में सेरा एक जंगल में जब जा रही होती है और नीली आंखों वाला एक लड़का उसके सामने आ जाता है वही। लेकिन रिचर्ड इस लड़के को स्पॉन्सर क्यों कर रहा था?
और इसे यूएस क्यों भेजना चाहता था, ये फिलहाल तो एक मिस्ट्री है। अब निक सीधे रिचर्ड को बताने चला जाता है कि डॉन आपके पुराने ड्राइवर के घर पहुंच चुका है और उसे चैंग के बारे में भी पता चल चुका है। सुनकर रिचर्ड तो चौंक जाता है, लेकिन निक कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे तो डॉन कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि चैंग नाम का कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना दोस्तों? ये सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने प्लान करके चैंग का कत्ल कर दिया है, या फिर इसमें और भी कोई मिस्ट्री छुपी है। ये सब तो आगे जाकर पता चलेगा। रिचर्ड को ये सब बताकर निक जाने लगता है तो रिचर्ड उसे वापस बुलाता है। शायद उसे निक पर शक है। रिचर्ड पूछता है कि मेरे बेटे ने जो गलतियां की हैं वो सब तुम पहले से जानते थे, लेकिन तुमने उस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। क्या तुम पहले से ये भी जानते थे कि केनेथ के खिलाफ डॉन के पास सारे एविडेंस है? निक कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। ये कहकर वो निकल जाता है। रिचर्ड को दोस्तों अब निक पर और शक होने लगता है। हमें भी निक पर शक हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ये सब जानता था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। यहाँ इंस्पेक्टर को दिखाते हैं जो खुद उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा था जहाँ सेरा रहती थी। वो जान चुका है कि वो जिस औरत को एंजल लेडी कहते थे वो असल में डॉन की माँ थी, जो अक्सर ऑर्फनेज में आकर बच्चों के साथ वक्त बिताती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। उसकी असिस्टेंट बताती है कि डॉन अपनी माँ का नेकलेस ढूंढ रहा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद उस नेकलेस का केनेथ से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। यहाँ रिचर्ड अपने बेटे केनेथ से मिलने जाता है, जो कि जेल में बंद है। वो कहता है कि बेटा तुम सब्र से काम लो, मैं अपने लॉयर से बात कर चुका हूँ, वो जल्दी तुम्हें बेल दिलवा देगा, फिर तुम यूएस चले जाना। लेकिन केनेथ गुस्से में कहता है कि मेरे इर्द गिर्द सारे के सारे धोखेबाज हैं, खासकर वो निक। वो अपना वफादार बना फिरता है, लेकिन मुझे यकीन है आपके पीठ पीछे वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। इस तरह वो रिचर्ड को निक के खिलाफ भड़काने लग जाता है। और यहाँ डॉन ने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उन्हें देखकर वो आखिर में उस चैंग की फोटो को देखता है। वो सेरा को बताता है कि अगर हमने देखा कि डॉन और सेरा ने रिचर्ड के पुराने ड्राइवर से पता लगा लिया था कि रिचर्ड ने चैंग नाम के एक लड़के को स्पॉन्सर किया था, जो कि 20 साल पहले ऑर्फनेज में पल रहा था। अगर इस चैंग का पता चल जाए तो डॉन की माँ का केस लगभग सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट 9 की शुरुआत में दिखाते हैं कि इनकी फाइंडिंग को जानने के बाद फ्रेड कहता है कि ये 20 साल पहले की बात है। फिलहाल तो ये पता नहीं है कि ये चैंग कहाँ होगा, ये तो इसके बचपन की फोटो है, और अगर प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता लगाया जाए कि ये कैसा दिखता होगा तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, तुम दोनों ऑर्फनेज में जाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। अगले सीन में डॉन और सेरा ऑर्फनेज जाकर चैंग के बारे में पूछताछ करते हैं, पर वहाँ की इंचार्ज नहीं होती है और चैंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। लेकिन वो चैंग का एक डॉक्यूमेंट देती है और सुझाव भी देती है कि शायद इंस्पेक्टर को चैंग के बारे में कुछ पता जरूर होगा। इतने में ऑर्फनेज के कुछ बच्चे डॉन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, तो वो भी जाकर मजे से उनके साथ खेल लेता है। दोस्तों यहाँ ऑर्फनेज की इंचार्ज सेरा से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, इसके बारे में तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सेरा कहती नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसकी कंपनी में काम करती हूँ बस। यहाँ रिचर्ड को निक पर शक हो गया था दोस्तों, आपको पता है जैसे कि, तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि निक के घर ले चलो मुझे। वो भी रिचर्ड को निक के घर ले जाता है। निक घर पर नहीं होता, लेकिन रिचर्ड दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वहाँ ढेर सारे फाइल्स और कुछ फोटोज होती हैं। यूकान कंपनी के टॉप सीक्रेट फाइल्स तक यहाँ रखे होते हैं। रिचर्ड समझ नहीं पाता कि निक इन फाइल्स को कलेक्ट क्यों कर रहा है, तो वो पूरे कमरे में नजर घुमाते हुए बेड पर बैठ जाता है। वहाँ पर होती एक फोटो जिसे देखकर वो हो जाता है शॉक। दरअसल उस फोटो में खुद रिचर्ड होता है, जिसने ऑफिस की एक कॉलीग से प्यार का नाटक करके उससे प्रेग्नेंट कर दिया। उसी का बेटा है दोस्तों ये निक, यानी रिचर्ड और उस कॉलीग का बेटा। ये जानकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग भी जाता है। दूसरी ओर डॉन इंस्पेक्टर से मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन उन मामलों में तुम सेरा को मत घसीटो प्लीज, वैसे भी उसकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है। डॉन पूछता है तुम एक बात बताओ, क्या तुम चैंग नाम के किसी लड़के को जानते थे जो 20 साल पहले तुम्हारे ऑर्फनेज में रहा करता था? इंस्पेक्टर तो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और डॉन को वार्न करके चला जाता है कि सेरा को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ निक घर आता है और अपने बेड को देखते समझ जाता है कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ था। बेड पर कुछ बाल पड़े होते हैं जिनको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर रिचर्ड यहाँ पर आया था। वो तुरंत रिचर्ड को कॉल नहीं करता बल्कि उसके ड्राइवर को कॉल करता है। बड़ा समझदार है दोस्तों ये निक। वो ड्राइवर से कहता है कि रिचर्ड सर मेरे घर पे आपकी एक चीज छोड़ गए हैं, मैं कल खुद उसे लौटा दूंगा, ओके? हाँ, पर तुम उन्हें कुछ मत बताना। ड्राइवर भी उसकी बातों में आकर बक देता है कि हाँ सर, शायद वो भूलकर चले गए होंगे, हम वहाँ पर आए थे ना इसीलिए। अब निक को पक्का यकीन हो जाता है कि रिचर्ड ही उसके घर पर आया था। वो दीवार पर एक स्क्रीन को हटाता है तो वहाँ रिचर्ड के कई फोटोज रखे होते हैं, जिनको देखकर निक कहता है कि आखिर आप इतनी दूर आ ही गए पापा। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में निक रिचर्ड का बेटा है। वहाँ दोस्तों फ्रेंड चैंग के बचपन की फोटो को एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर के जरिए देख रहा होता है कि कैसे दिखेगा ये। इसी बीच वो डॉन से कहता है कि अगर तुम सच में सेरा से प्यार करते हो तो अगले पड़ाव पर भी जाओ यार, उसे प्रपोज कर दो। अरे मुझे घूर क्यों रहा है भाई,
क्या वो तुझसे प्यार नहीं करती? मतलब तेरा प्यार एक तरफा है क्या? डॉन तो उसको डांट देता है कि बेहुदा सवाल बंद कर और काम कर चुपचाप। पर दोस्तों उसके सवाल डॉन को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और अगले सीन में वो सेरा से पूछ ही लेता है कि वैसे हम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। सेरा कहती है कि हमारे बीच बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है सीईओ साहब, तुम एम्प्लॉयर हो और मैं एम्प्लॉय, तुम डिटेक्टिव मैं तुम्हारी असिस्टेंट। ओह ये तो मुझसे भी चालाक निकले, इतनी आसानी से जवाब नहीं देगी ये सोचकर डॉन कहता है कि क्या सिर्फ इतनी ही है हमारी रिलेशनशिप, उससे गहरी कोई रिलेशनशिप नहीं है क्या हमारे बीच? सेरा की समझ में नहीं आता कि वो जवाब क्या दे, तो वो डॉन को देखती रह जाती है। यहाँ पे सीन होता है कट। अगले सीन में दोस्तों निक रिचर्ड को कुछ फाइल्स दिखा रहा होता है। रिचर्ड कहता है कि जल्दी से केनेथ का ऑफिस खाली करवाओ क्योंकि उसे बेल मिलने वाली है और जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं उसे यूएस भेज दूंगा। उसके सारे फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दो, खासकर वो फाइल्स जो तुम्हारे घर में है। ये सुनकर निक जरा शॉक हो जाता है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि अब तुम्हें वहां पर अकेला रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी चीजें लेकर मेरे घर आ जाओ। शुरू में हम दोनों को थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो निक की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि इसी दिन का तो वो इंतजार कर रहा था इतने समय से। फिर रिचर्ड उससे पूछता है कि अब बताओ तुमने क्या पता लगाया? निक कहता है कि केनेथ एक लड़की को डेट कर रहा था और उसे धोखा दे दिया। वो लड़की केनेथ से बदला लेने के लिए घर आई और तब उसने वो नेकलेस देख लिया। उसी लड़की से पूछताछ करके डॉन को ये पता चला कि वो नेकलेस आपके घर में था। डॉन का एक दोस्त भी है जिसका नाम फ्रेड है और वो एक लॉयर है। सेरा भी उनके साथ मिली हुई है, वो उन्हीं के साथ काम कर रही है और वो भी मेरे साथ ऑर्फनेज में रहती थी। ये तीनों मिलकर उस नेकलेस को ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों डॉन और सेरा एक स्कूल जाते हैं जहाँ 20 साल पहले चैंग पढ़ा करता था। तो वो एक टीचर का पता लगाते हैं जो कई सालों से इस स्कूल में काम करते हैं। वो उन्हें चैंग की फोटो दिखाते हैं तो वो तो उसको पहचान कर तुरंत बता देते हैं कि ये तो बहुत ही स्मार्ट बच्चा था, मेरा बेस्ट स्टूडेंट था ये। लेकिन अचानक एक दिन वो स्कूल छोड़कर चला गया। उसके 10 साल के बाद मैंने उसे फिर देखा, उसका हुलिया ही बदल चुका था और उसने अपना नाम भी बदल लिया था। उसका नया नाम इस तरह दोस्तों वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर फ्रेड को दिखाते हैं जिसने उस सॉफ्टवेयर के जरिए चैंग का प्रेजेंट चेहरा देख लिया था। वो तुरंत डॉन को कॉल करके बता देता है और अब ये दोनों जान चुके हैं कि चैंग कोई और नहीं निक है। यहाँ से सीधे निक को दिखाते हैं जो अब केनेथ के ऑफिस में उसकी जगह पर बैठा हुआ है। इस सीट पर बैठना उसकी ख्वाहिश थी, आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, ये सोचकर वो बड़ा खुश होता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर को चैंग के बारे में कुछ याद आता है। डॉन की माँ चैंग से बात कर रही थी, पास्ट में मतलब दोस्तों। तो उसने चैंग से कहा था बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा बेटा। अब दोस्तों यहाँ से सीन अलग होता है और डॉन अपने ऑफिस में आता है और निक को उसके ओरिजिनल नाम से पुकारता है यानी चैंग कहकर। डॉन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। निक कहता है कि हाँ वो मेरा ही नाम है, पर इसमें तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? डॉन कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि मेरी माँ के कत्ल के बाद ही तुम पढ़ाई करने यूएस गए थे और तो और रिचर्ड ने तुम्हें स्पॉन्सर किया था और अब तुम उसी के लिए काम कर रहे हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। निक कहता है कि मुझे भी अपने पास्ट के बारे में बहुत दुख है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ चल बसी और मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया, पर वहाँ मुझे दिलासा देने वाली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ थी जिन्हें हम एंजल लेडी कहते थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ाने के लिए फौरन भेजेंगी। मैं बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उनकी मौत हो गई। लेकिन जब रिचर्ड सर को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे यूएस भेजने के लिए स्पॉन्सर किया और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाया। अब तुम ही बताओ कि जो इंसान मेरे लिए इतना कर चुका है मैं उसे अपनी वफादारी दिखा रहा हूँ, तो इसमें गलती क्या है? इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये सुनकर तो दोस्तों डॉन को भी लगता है कि हाँ यार इसकी बात तो एकदम ठीक है। लगता है दोस्तों डॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक डेड एंड पे पहुंच गया है, इसके आगे कुछ पूछने को रहा ही नहीं। वो निराश होकर अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और कहता है कि यार उस चैंग की बात मुझे एकदम सही लगी, पर मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई बात तो छुपा रहा है। यहाँ निक रिचर्ड को सब कुछ बता देता है कि डॉन ने उससे क्या क्या पूछा और उसने क्या क्या जवाब दिया, पर निक ने डॉन को ये नहीं बताया था कि वो असल में रिचर्ड का बेटा है। दोस्तों याद है ना आपको? यहाँ पर निक कहता है कि अब डॉन की इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पे पहुंच चुकी है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपकी कोई जांच नहीं होगी। अब दोस्तों डॉन का सेक्रेटरी उसको एक इनविटेशन देता है और बताता है कि यूकान कंपनी ऑर्फनेज को बहुत समय से डोनेशन दे रही है और इस फंक्शन में कई बड़े बड़े लोग भी आएंगे, आपको भी इनवाइट किया गया है वहाँ पर, अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉन भी मान जाता है। दूसरी ओर सेरा को रिचर्ड का कॉल आता है जो उससे भी फंक्शन के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में दोस्तों उस फंक्शन को दिखाते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग आए होते हैं, वही जो ऑर्फनेज को डोनेशन देते हैं। सेरा भी वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ वो रिचर्ड से मिलती है और कहती है मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिचर्ड कहता है कि तुम ऑर्फनेज में पली बड़ी हो ना और अब डॉन के आगे पीछे घूम रही हो, राइट? सेरा को उसकी बातों में कुछ गलत इरादा नजर आता है तो वो फिर उसको थैंक करके कहती है हाँ मुझे एक जरूरी काम आ गया इसलिए मैं निकल रही हूँ। लेकिन दोस्तों वो है कि छोड़ता ही नहीं और सवाल पे सवाल किया जाता है कि क्या तुम और डॉन प्यार करते हो? सेरा जैसे तैसे उसे मैनेज कर रही होती है। तभी डॉन का सेक्रेटरी सेरा की दुविधा देख लेता है और डॉन को बताता है। लेकिन इससे पहले कि डॉन उस तरफ देखता, रिचर्ड स्टेज पर चढ़कर कहता है कि मैं अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वो सेरा को स्टेज पर बुलाता है और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि ये ऑर्फनेज में
पली बड़ी हुई है और फिर इसने मेरी ही कंपनी को ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, मेरा नमक खाकर इसने मेरे बेटे के खिलाफ काम किया है और तो और इसने मेरे बेटे को जेल तक भिजवा दिया। इतनी अच्छी लड़की है ये, अब वो खुद आप सबको अपने बारे में बताएगी। ये कहकर वो सेरा को माइक पकड़ाता है और सेरा बिल्कुल बौखला कर खड़ी रहती है। लेकिन तब डॉन कहता है कि शायद मिस्टर रिचर्ड ये जानना चाहते हैं कि मैंने सेरा को काम पे क्यों रखा हुआ है ना। तो सेरा का रिज्यूमे कोई अगर एक बार देख ले और उसे नौकरी ना दे, वो जरूर कोई सरफिरा होगा। सेरा बहुत एक्सपीरियंस्ड है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो खुद बताएगी। इस पर सेरा एक सूची देती है कि वो कौन कौन से काम कर चुकी है। फिर डॉन कहता है कि अब आप ही बताइए, जो लड़की इतनी एक्सपीरियंस्ड हो, इतनी काबिल हो, उसे मैं काम न दूं तो फिर किसको दूं? कैनेथ जैसे बेवकूफ को? सेरा यूकन कंपनी की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह दोस्तों वो सेरा की खूब तारीफ करता है। अब सभी सेरा के लिए अप्लॉज करते हैं। बाद में डॉन सेरा से कहता है कि रिचर्ड ने जो कुछ कहा उसे तुम ज्यादा दिमाग पे मत लेना। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा, पर छोड़ दो उसको। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इतने में दोस्तों रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि इस अनाथ लड़की के लिए तुम मेरे बेटे को नीचा दिखा रहे हो। इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए शायद इसे दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता आज जिंदा होते तो ऐसी लड़की के साथ तुम्हारा मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह दोस्तों वो अब भी सेरा को नीचा दिखाता है। डॉन उसकी बात को बीच में टोक कर कहता है कि चलो मान लिया कि सेरा के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए वो तमीज नहीं जानती, पर कैनेथ के लिए आप तो हैं उसके पापा, पर वो जेल में क्यों है? क्या आपने उसको तमीज नहीं सिखाई? इस तरह रिचर्ड को इंसल्ट करके वो सेरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाता है। इस वजह से दोस्तों सेरा को अब डॉन और भी अच्छा लगने लगता है। रिचर्ड गुस्से में बहुत ही शराब पीता है और बड़बड़ाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे की इंसल्ट करने की। तो निक भी कहता है कि अरे आप ज्यादा मत पीजिएगा, टैबलेट खाकर सो जाइए। वो भड़क जाता है कि तुम होते कौन हो मुझे एडवाइस देने वाले? उसने मेरे बेटे की इंसल्ट की है और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। और तब निक कहता है कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप भी सिर्फ कैनेथ को अपना बेटा मानते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रिचर्ड ने किस वजह से डॉन की माँ को धक्का दिया था और वो नीचे गिर गई। उनके सर पर बहुत चोट आ गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बात का चश्मदीद गवाह था चैंग दोस्तों, यानी कि निक। और तब रिचर्ड ने चैंग से कहा था कि जो लोग मेरे काम नहीं आ सकते उन्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अगर तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेज दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। इसीलिए चैंग ने किसी को इस बारे में नहीं बताया और रिचर्ड की मदद से वो यूएस चले गया। फिर पढ़ाई करके वो वापस आया और रिचर्ड का वफादार नौकर बनकर रह गया। वो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। रिचर्ड चिल्ला देता है कि तुम ये पापा कहना मुझे बंद करो, कहकर वो शराब की बोतल्स फेंक देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद निक को बड़ा दुख होता है कि क्या है यार। सेरा यहाँ घर आती है, लेकिन दोस्तों वो अभी भी डॉन के बारे में सोचती है। उसके रंग ढंग देखकर किम उसका मजाक भी उड़ाती है कि क्यों मैडम जी, लगता है तुम प्यार के जाल में फंस गई हो। तुम खुद ही उसे प्रपोज कर दो ना, वरना पता नहीं उस खड़ूस डॉन का मूड कब बदल जाए। यहाँ निक अपने घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है और चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मुझे इस तरह इंसल्ट करने की। मैं अब दिखा दूंगा सबको मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो रिचर्ड की फोटो को पैरों तले कुचलने लगता है। अगले दिन वो डॉन से मिलने जाता है और उसे सच बता देता है कि उस दिन तुम्हारी माँ का कत्ल रिचर्ड ने किया था। डॉन तो चौंक कर उसके पास आता है तो वो घुटने टेक देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये बात सबको बताने वाला था, लेकिन रिचर्ड ने मेरी लाइफ संवारने का वादा किया, मेरी बहुत मदद की है उन्होंने, इसीलिए मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब वो एकदम से बदल गए हैं, इसलिए उन्हें रोकने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने तुम्हें सब बता दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर खड़ी सेरा भी दोस्तों ये सुन लेती। डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो निक से कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, निकल जाओ यहाँ से। डॉन अब ठान लेता है कि मैं रिचर्ड को तो छोड़ने वाला हूं नहीं, मेरी माँ का कत्ल किया है उसने और आज तक मुझे धोखे में रखा, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। वो रिचर्ड के ऑफिस की ओर जाने लगता है, लेकिन दोस्तों सेरा उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज, जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है, प्लीज थोड़े ठंडे दिमाग से सोचकर अगला कदम उठाओ। डॉन कहता है कि तुम नहीं जानती कितने सालों से मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। मुझे अपनी माँ के कातिल को ढूंढने में इतने साल लग गए और आज मुझे उसका पता चल चुका है और मेरे पास सबूत भी है। अब मैं खामोश नहीं रह सकता, प्लीज मुझे रोको मत। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकलता है। जब वो रिचर्ड के घर पहुंचता है तो वो बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर बेहोश पड़ा था। शायद दोस्तों वो मर भी जाएगा। उसके पास एक नोटिस होता है जिसमें उसने टाइप करके रखा होता है कि मुझसे अपना गिल्ट और बर्दाश्त नहीं होता। डॉन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों होगी। तो अगले सीन में वो हॉस्पिटल में बैठा होता है। लगता है दोस्तों उसने रिचर्ड को यहाँ पर एडमिट किया है। वो सेरा से कहता है कि कुछ भी करके हमें उसकी जान बचानी है, उसके बाद उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा, और वो भी बहुत ही घिनौने तरीके से। सेरा उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है तुम जाओ, मैं सब खुद देख लूंगा। कहकर वो अपने ऑफिस जाता है और अपनी माँ की फोटो को देखने लगता है। कुछ देर के बाद सेरा आती है और डॉन के हाथ में उसकी माँ की फोटो देखकर
वो डॉन का दर्द समझ पाती है कि वाकई इसे बहुत दर्द है। वो उसे दिलासा भी देती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसे कहने का ये सही वक्त है या फिर नहीं, लेकिन मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। तुम्हारे हर स्ट्रगल में भी मैं शामिल रहूंगी। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ मैं। इस तरह पार्ट 9 के एंड में हमने देखा कि निक ने डॉन को ये बताया था कि रिचर्ड ने डॉन की मां को धक्का दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आई और वो स्पॉट पर ही मर गई। ये जानकर डॉन रिचर्ड को जान से मारने के इरादे से उसके घर गया था, लेकिन वहां उसने देखा कि रिचर्ड ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी और मरने की वो हालत में पड़ा हुआ था। तब डॉन ने ठान लिया था कि वो रिचर्ड को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा, बल्कि उसकी जान बचाएगा और फिर अपने तरीके से, घिनौने तरीके से उसे घिनौनी मौत देगा। इसीलिए वो रिचर्ड को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स ने रिचर्ड की जान बचा ली थी। इसी बीच डॉन को एक और बात का शक होता है, क्योंकि जब वो रिचर्ड के घर गया था तो टेबल पर नींद की गोलियों के साथ कुछ और हेल्थ टैबलेट्स भी पड़े हुए थे। डॉन को शक होता है कि अगर रिचर्ड अपने किए के लिए पछता रहा था और नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करना चाहता था तो उसने हेल्थ टैबलेट्स क्यों बाहर निकाल के रखे हुए थे? कहीं किसी ने रिचर्ड को खुदकुशी करने पे मजबूर तो नहीं किया? और फिर यही शक दूर करने के लिए वो इंस्पेक्टर से मिलता है, उसे सारी बातें बताता है। वो उसे टैबलेट्स भी पकड़ाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ का कत्ल रिचर्ड ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया था, और रिचर्ड पर इल्जाम लगाने के लिए उसने ऐसी सेटिंग की जैसे कि पछतावे के मारे रिचर्ड ने खुदकुशी की हो। देखो, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब कुछ भी करके मेरी माँ की मौत का वो केस खुलवाओ। हालांकि दोस्तों, वो 20 साल पुराना केस है, तो इस पर इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। पर डॉन अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसका शक अब निक पर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसी ने डॉन को रिचर्ड के खिलाफ भड़काया था और ये भी कहा था कि रिचर्ड ने ही तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। अब डॉन को लगता है कि शायद निक भी रिचर्ड का ही बेटा है, और क्योंकि रिचर्ड उससे वैसा बर्ताव नहीं कर रहा था जैसा वो केनेथ के साथ करता था, इसीलिए निक ने मुझे रिचर्ड के खिलाफ भड़का दिया, यही लग रहा है मुझे। फिर अपना शक दूर करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को कोई काम देता है और कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि निक को यकीन हो जाए कि मुझे उस पर शक है। अब पता है दोस्तों डॉन का प्लान क्या है? उसका प्लान यह है कि सेक्रेटरी को जासूसी करते देखकर निक अपने बचाव में जरूर कोई गलती करेगा और तब डॉन उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। डॉन के कहने पर सेक्रेटरी रिचर्ड के ऑफिस में जाकर उसके बाल कलेक्ट करने लग जाता है जो कि वहां पर गिरे पड़े थे। इतना ही नहीं, वो टेबल पर रखी कोई चीज हटा देता है ताकि निक को शक हो जाए कि कोई रिचर्ड के कमरे में आया था, और जैसा डॉन ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता है। निक को शक हो जाता है कि कोई यहाँ पर जरूर आया था। वो एक तरफ छुप जाता है और ठीक उसी समय डॉन का सेक्रेटरी जानबूझकर वहां से निकलता है। अब निक समझ जाता है कि जरूर डॉन को शक हो गया है कि मैं रिचर्ड का बेटा हूँ, इसीलिए लगता है कि डीएनए टेस्ट के लिए उसका सेक्रेटरी यहाँ से कुछ उठा कर लेकर चला गया। तो दोस्तों अब निक डॉन का खात्मा करने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से डॉन बहुत ही स्ट्रेस में होता है, तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो सेरा, फ्रेड और किम के साथ आउटिंग के लिए जाता है। और दोस्तों तब एक प्रोफेशनल कातिल को दिखाते हैं जिसे निक ने सुपारी देकर डॉन का कत्ल करने को कहा था। तभी डॉन को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, तो डॉन कॉल अटेंड करने के लिए कुछ दूर चला जाता है। फ्रेड भी उसके पीछे जाता है। वहाँ सेरा और किम चांद तारों को देखकर एंजॉय कर रही होती है, तो इतने में वो कातिल डॉन पर हमला करने आ जाता है, लेकिन फ्रेड उसके साथ है, तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन ये कातिल भी दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि डॉन का कत्ल कर दे, और इस बात से बेखबर यहाँ पर सेरा बातों में मस्त होती है। लेकिन अचानक वो डॉन की दिशा में मुड़ती है, तो उसे लगता है कोई उस पर हमला कर रहा है। वो फिर अपनी सुपर पावर यूज करती है और जूम करके देख लेती है कि कोई डॉन और फ्रेड के साथ लड़ रहा है। सेरा डॉन की मदद करने के लिए जाने वाली होती है कि वो वहाँ एक और आदमी को देखते हैं आते हुए, और दोस्तों वो कोई और नहीं, निक होता है। निक बाइनोकुलर से देख रहा होता है कि वो कातिल डॉन को किस तरह मार रहा है। अब सेरा निक की आंखों को जूम करके देखती है, तो उसकी एक आंख ब्लू कलर की होती है। यहीं पर दोस्तों सेरा रियलाइज करती है कि उसके सपनों में उसे जो ब्लू कलर की आंखें वाला लड़का डराता था वो चैंग था, और चैंग ही निक है, और निक की आंखें भी उसी तरह की हैं, तो जरूर निक ही चैंग है, ये कंफर्म हो गया है। अब सेरा अपने उस सपने का मतलब समझने लगती है, क्योंकि असल में डॉन की माँ का कत्ल रिचर्ड ने नहीं किया था बल्कि चैंग ने किया था, यानी निक ने किया था। पर असलियत क्या है दोस्तों ये आगे पता चलेगा। सच जानकर सेरा शॉक में बेहोश हो जाती है, और यहाँ पर वो कातिल डॉन और फ्रेड दोनों को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस कार की आवाज आती है और वो भाग जाता है। फिर सेरा को होश आता है, तो वो डॉन को सब बता देती है कि असल में तुम्हारी माँ का कत्ल निक ने किया है। ये जानकर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई, और यहाँ पर पता चलता है कि सेरा ने निक को डॉन की माँ का कत्ल करते हुए देखा था, लेकिन जब उसने अपने सुपर पावर को बहुत ज्यादा यूज करके कातिल का चेहरा जहन में लाने की कोशिश की थी, तो वो बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से वो उस घटना की याददाश्त भी खो चुकी थी। फिर भी उसे उस घटना के बारे में अक्सर सपने आते रहते थे, पर वो समझ नहीं पाती थी कि उसे ये सपने क्यों आ रहे हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर हमेशा से सेरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था और उसे उसका पावर यूज करने से रोकता था। अब सेरा रोती है कि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती थी, लेकिन मैं बेबस थी, कुछ कर नहीं पाई। अब डॉन, फ्रेड और किम सेरा को उसी सीक्रेट बेसमेंट में
आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वहां से सीधे पहुंचते हैं निक के घर। लेकिन वो घर पर नहीं होता और ना ही उसके खिलाफ वहां पर कोई एविडेंस होता है। लगता है वो सारे एविडेंसेस मिटा चुका है। अब फ्रेड सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो पता चलता है कि निक डॉन के ऑफिस गया है और बहुत देर के बाद भी बाहर नहीं निकला। तो पक्का वो जरूर बेसमेंट में गया होगा जहां सेरा आराम कर रही है। निक बेसमेंट में ही जाता है। वहां का सेटअप देखकर दंग रह जाता है कि मुझे पकड़ने के लिए डॉन इतने सालों से इंतजार कर रहा था। इतनी सारी सीक्रेट अरेंजमेंट्स करके रखी हुई है इसने। इसी बीच वो सेरा को देख लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है और सेरा कहती है कि मुझे मार भी डालोगे तब भी तुम बच नहीं पाओगे। सभी जान चुके हैं कि तुम असल में कौन हो। निक यहाँ पर खुद को बचाने के लिए सेरा को किडनैप करके लेकर जाता है। अब वो डॉन को कॉल करके कहता है कि अगर सेरा को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। वही दोस्तों पुरानी पिक्चरों की तरह, वो भी अकेले। असल में वो डॉन को अकेले में बुलाकर उसका कत्ल करना चाहता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे और वो आराम से फौरन जाकर बस जाए। डॉन भी गुस्से में उसकी बताई हुई जगह के लिए निकल जाता है। वो कैसे भी करके सेरा को बचाना चाहता है। अब वहां पहुंचने पे पता चलता है कि सेरा को निक ने एक कमरे में बांध कर रखा हुआ है और उसके गले में बॉम्ब भी फिक्स किया हुआ है। निक को देखते डॉन उसको लगातार पीटने लग जाता है। लेकिन तब वो एक रिमोट दिखाता है और अपने मोबाइल पर एक लाइव वीडियो दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि सेरा के गले में बॉम्ब है। वो डॉन से कहता है कि देखो अगर एक और बार मुझे मार पड़ी तो रिमोट ऐसे दबाऊंगा ना और वहां सेरा के चिथड़े उठ जाएंगे। इस पर डॉन उसे मारना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों अब निक की बारी। वो डॉन को पीटने लगता है। फिर वो डॉन को बताता है कि उसने डॉन की मां का कत्ल क्यों किया। असल में रिचर्ड जो डॉन के पिता की कंपनी में बहुत से घोटाले कर चुका था, उसके बारे में डॉन की मां को पता चल गया था। वो डॉन के पापा को इस बारे में बताने जा रही थी लेकिन तब रिचर्ड ने उनको रोका। इसी वजह से वो नीचे गिरी और सर पे चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया। तब वहां पर निक आया और रिचर्ड ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम इस औरत की बॉडी को ठिकाने लगा दो, फिर मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेजूंगा और तुम खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन पाओगे। ये कहकर रिचर्ड चला गया था। उसके बाद दोस्तों निक ने देखा कि डॉन की मां मरी नहीं थी। तो उस समय अगर वो चाहता तो उन्हें बचा भी सकता था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो रिचर्ड उसे स्पॉन्सर नहीं करता और उसे यूएस नहीं भेजता। हालांकि डॉन की मां ने उसके लिए और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था। फिर भी उस वक्त उसने एक सेल्फिश फैसला लिया। उसे बस अपनी लाइफ संवारनी थी और उसने खुद ही डॉन की मां को बड़ी बेरहमी से मार डाला। प्रेजेंट में दोस्तों वो डॉन को ये सारी बातें बता रहा होता है कि अंदर सेरा को दिखाते हैं जो किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लेती है और अपने सुपर पावर को यूज करके थोड़ा थोड़ा देख पाती है। वो उठकर चलती है तो उसका पैर कहीं अटक जाता है और वो गिर जाती है। इस वजह से उसके गले में जो बॉम्ब था उसका कैप निकलकर बाहर गिर जाता है और अब बॉम्ब दोस्तों फट सकता है कभी भी। लेकिन सेरा आईने में अपने गले में फिक्स किया हुआ बॉम्ब देखती है और अपने सुपर पावर से उसे जूम करके उसके वायर्स को भी देख पाती है। उसमें से सही वायर काट कर वो बॉम्ब को फाइनली डिफ्यूज कर देती है। यहाँ डॉन ने निक के मुंह से सारा सच सुन लिया था और गुस्से में वो निक को मारने जाता है लेकिन वो रिमोट दिखाकर उसे धमकाता है कि देख लो सेरा को उड़ा दूंगा अभी कभी। अब दोस्तों निक डॉन की जान लेने वाला होता है कि पीछे से सेरा उसके सर पे दे मारती है। फिर क्या था, पुलिस आ जाती है लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि निक ने डॉन की मां का कत्ल किया था। और तब सेरा बताती है कि सबूत है। असल में बेसमेंट में जब सेरा ने निक को देखा था तो उसने चुपके से एक सीक्रेट माइक ऑन कर दिया था। जब निक सेरा का गला दबा रहा था तो उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि हाँ मैंने ही डॉन की मां को मार डाला, अब तुम्हें भी मारने जा रहा हूँ और इन दोनों कत्लों का किसी के पास कोई सबूत होगा ही नहीं। पर दोस्तों सेरा की बदौलत वो सबूत भी तैयार है तो पुलिस निक को अरेस्ट करके लेके जाती है। लगता है दोस्तों 20 साल पुराना ये केस अब सॉल्व हो चुका है। डॉन और सेरा एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और सीन यहाँ पर कट होता है। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर 20 साल पुराने इस केस के बारे में होता है ब्रेकिंग न्यूज। डॉन खुद केनेथ को बेल दिलवा देता है क्योंकि रिचर्ड और निक के जुर्मों के मुकाबले में केनेथ का जुर्म कुछ भी नहीं था। वो केनेथ को सब बता देता है कि तुम्हारे पापा रिचर्ड ने मेरी मां को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो कसर उन्होंने छोड़ी वो भी निक ने पूरी कर दी थी। निक असल में तुम्हारा भाई है। केनेथ तो बौखला जाता ये सुनकर क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। वो बिलीव भी नहीं कर पाता कि उसके पापा ने ये सब कुछ किया है। और तब डॉन बताता है कि मुझे पता है तुम अपने पापा को बहुत महान समझते हो लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही है। तुम और मिडा एक दूसरे से प्यार करते थे ना, है ना? और फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। उसके बाद मिडा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे के बाप तुम हो। जब तुम्हारे पापा रिचर्ड को ये बात पता चली तो उन्होंने मिडा का अबॉर्शन करवाना चाहा। और पता है जो नर्स मिडा का चेकअप करती थी उसे रिचर्ड ने पैसे दिए थे कि तुम मिडा का अबॉर्शन करवा दो। लेकिन नर्स का दिल नहीं माना। वो ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब मिडा का बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने किसी और के मरे हुए बच्चे को उसके पास रख दिया और उसके बच्चे को यानी तुम्हारे बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल मिडा ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है और दोनों सेफ है। वो तुम्हारा बच्चा है केनेथ। पर केनेथ को यहाँ अभी भी डॉन की किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। तब डॉन उसे उसके बेटे की फोटो दिखाता है जिसको देखकर केनेथ की आंखें भर आती है।
वो पूछता है क्या मेरे पापा इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने मेरे ही बेटे का कत्ल करने की कोशिश की। डॉन कहता है कि अरे अपने पापा की छोड़ो, क्या तुम अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते। अगले सीन में दिखाते हैं कि केनेथ अपने पापा को देखने हॉस्पिटल जाता है। रिचर्ड जिंदा तो है लेकिन वो बात नहीं कर सकता। केनेथ अब रिचर्ड का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं आपको अपना सब कुछ मान बैठा था पापा, आप मेरे रोल मॉडल थे और मैं हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश करता था, लेकिन आज पता चला कि मुझे आपकी तरह बनना ही नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये कहकर वो चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर रिचर्ड रोने लगता है। असल में केनेथ दिल का बुरा नहीं है, लेकिन अपने पापा की संगत में आकर वो न जाने क्या क्या करने लगा था, पर अब उसे अपनी और अपने पापा की असलियत पता चल चुकी है। इसीलिए वो मिडा और अपने बेटे के पास जाने वाला है। यहाँ निक को दिखाते हैं तो वो लॉकअप में होता है, लेकिन उसका रौब कम नहीं हुआ दोस्तों। वो कहता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं किसी के पास। लेकिन जब सेरा उसका वॉइस रिकॉर्डिंग को पुलिस के हवाले करती है तो वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फ्रेड को दिखाते हैं जिसके पास अब बहुत बड़े बड़े केसेस आने लग जाते हैं, क्योंकि डॉन की मदद से उसने 20 साल पुराने केस को सॉल्व कर दिया है। बताओ, यहाँ डॉन की समझ में नहीं आता कि वो सेरा को शादी के लिए कैसे प्रपोज करे। मोहब्बत का इजहार तो कर चुका है अपना हीरो, पर अब शादी के लिए कैसे प्रपोज करना है ये नहीं समझ आ रहा उसे। सेक्रेटरी कहता है कि सर आपके पास एक खास चीज है, उसे सेरा को दीजिए और प्रपोज कर दीजिए। डॉन कहता है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, शुक्रिया। ये कहकर वो भी प्रपोज करने निकल जाता है। तभी सेक्रेटरी भी बड़बड़ाता है कि अरे मेरे पास तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, पर मेरी सुनता कौन है वैसे, इन लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है। वेल दोस्तों, अगले सीन में डॉन सेरा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड ऑर्डर करता है। और पता है, उससे अपनी माँ का एक चेन पहनाकर कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी क्या मुझसे शादी। सेरा स्माइल करके उसको गले लगा लेती है। अगले ही दिन वो सेरा को अपनी माँ की कब्र पर लेकर जाता है। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। सेरा कहती है कि माँ आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, आप मेरी एंजल लेडी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। अगर आप हमारे साथ होती ना तो कितना अच्छा होता। माँ के कब्र पर फूल रखकर दोनों वापस आ रहे होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, फ्रेड ने किम को किसी लंबे ट्रिप पर ले जाने का वादा किया था और उसके लिए एक अच्छी सी गाड़ी भी ली थी। लेकिन वो गाड़ी गायब हो जाती है। अब वो चिल्लाता है कि कौन है वो माइकल आ जिसने मेरी गाड़ी चुराने की जरूरत की। तब उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि देख ज्यादा डायलॉग मत झाड़ यार, तेरी गाड़ी मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं और सेरा लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आऊंगा। फ्रेड कहता है कि डॉन तू बड़ा सेल्फिश निकला, तुझे मेरी फिक्र नहीं है यार। अपने में बोलता है दोस्तों, मतलब बताओ यार मेरी गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन दोस्तों लेटर में ये भी लिखा होता है कि इससे पहले कि तू मुझे शाप दे, मैंने तेरे लिए प्लान बी रेडी करके रखा हुआ है। मैंने तुम्हारे और किम के लिए पेरिस की टिकट्स बुक किए हुए हैं और वहां रहने का इंतजाम भी किया है। जाओ लव बर्ड्स, खूब एंजॉय करो। उसने दोस्तों इनको टिकट्स भी भेजे होते हैं और ये देखकर वो खुशी से नाचने लग जाता है। डॉन और सेरा एक जगह पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। सेरा कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो डॉन उसको एक कंबल में लपेट कर उठा लेता है और कहता है अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी मेरी जान। और इसी के साथ